हेलो एवरीवन, कैसे हैं? चलिए, तो लास्ट हमने सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया था। एक क्लास हमारी हुई थी लगभग 2 आवर्स 12 मिनट, 2 घंटे 12 मिनट की है, 2.25 घंटे की। उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस को पढ़ा है, बेसिक को पढ़ा है। आगे पढ़ते हैं आज सिंपल इंटरेस्ट को। सिंपल इंटरेस्ट में आगे कहानी होगी, सेकंड क्लास है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव भी होंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेटिव बना देता है। तो कैलकुलेटिव भी होंगे, लॉजिकली भी होंगे। हमारे पास तरीका क्या है उनको करने का, ये डिपेंड करता है। यदि हम बढ़िया से तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो आसान हो जाते हैं, यदि बेसिक से कर रहे हैं तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए वो देखते हैं। और कैलकुलेशन को कम करने के लिए आप ऑप्शन को यूज करो, यूनिट डिजिट यूज करो, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और कैसे क्या क्वेश्चन हमारा होना है। बेसिक्स में आपको पढ़ा चुका हूं कि बेसिक क्या था, केवल क्वेश्चन मुझे आपको कराने हैं, ठीक है। तो लास्ट हमने 45 क्वेश्चन करीब कर लिए थे, 46 क्वेश्चन से करते हैं हम। अच्छे सारे क्वेश्चन होंगे। तो देखो, पूरा काम होता है हमारा माइंड सेट का। यदि हम स्टार्टिंग में ही माइंड सेट कर लें यार कि सर इतने टफ क्वेश्चन है, या मान लो टफ क्वेश्चन है, तो हर एक क्वेश्चन टफ लगने लगेगा। तो माइंड सेट का क्वेश्चन होता है, डरोगे नहीं, चीज़ें अच्छे से करना है। तो उसमें मैं ऐसा मतलब हमें क्वेश्चन जो भी आएगा हमें उसको करना है। हमें ये नहीं सोचना कि ये कैसा है टफ है या जो भी है, हमें उस पर जोर दे के करना है कैसे न कैसे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹15,360 in 4 years. If the rate of interest is increased by 20%, the amount become this in same time. Then find the rate of interest. देखो यहाँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। 2 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछता है, दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि if the rate of interest is increased by 20%, कह रहा है यदि ब्याज की दर 20% की वृद्धि कर दी जाए। और एक दूसरा पॉइंट होता है कि यदि लिखा होता कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% मोर देन द प्रीवियस रेट, यदि ब्याज की दर पिछली दर से 20% अधिक हो। ये 2 अलग अलग बातें हैं, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं। तो पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं। मान लो मैं एक कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, मैंने आपसे बोला कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब हमारी जो नई रेट होगी वो नई रेट इससे 20% ज्यादा होगी। तो आप मुझे ये बताओ, यदि मैं 10 का 20% निकालूं, तो जब मैं 10 का 20% निकालूंगा तो 10 का 20% कितना आएगा? 2। मतलब नई रेट मेरी कितनी होगी? 12%। नई रेट मेरी कितनी होगी? 12%। एक तो बात ये हो गई कि 20% ज्यादा है, जो पहले थी उससे 20% ज्यादा है, ठीक है। 20% क्या है? ज्यादा है। इंक्रीज्ड 20% बढ़ जाती है, 20% की वृद्धि कर दी जाती है। और क्वेश्चन ये होता कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% मोर देन दी प्रीवियस रेट, पिछले वाले से 20% अधिक है, तब हमारी 20% अधिक के केस में सीधा 20 जोड़ देते तो कितना हो जाता? 30 हो जाता। तो ये दोनों क्वेश्चन में फर्क है, दोनों में डिफरेंस होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहां आप ये नहीं कह रहे कि पिछले रेट से नई रेट 20% ज्यादा है, 20% इंक्रीज हुई है, वृद्धि हुई है, दोनों अलग अलग बातें हैं। उस पे भी हमने क्वेश्चन लिए हैं, इस पे भी क्वेश्चन लिए हैं, उस पे भी अभी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उस पे भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो उस पे भी मैं क्वेश्चन आपको समझा दूंगा। मैं एक बार दिखा दूं कि आपको कंफ्यूजन जो होता है वो कंफ्यूजन में आपका दूर करना चाह रहा हूं। तो एक बार मैं दिखा दूं, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन उस पर किस तरीके से पूछेगा। जैसे उस पर रेट लिखी होगी कि रेट उस पर क्या होगी, मैं वो भी क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। मैंने ऐड तो किया था, एक वो भी क्वेश्चन मैं दिखा दूं, फिर आपको कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। एक निश्चित ब्याज दर से, देखो जैसे यहां पे क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखिए यार ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित ब्याज दर से 4 वर्षों में इतने रुपए इतने हो जाते हैं, यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए, ठीक है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% मोर, 3% अधिक कर दिया जाए। यहां पे क्या होगा? यहां पे यदि पहले रेट हमारी 10 है
तो सीधा 3 जोड़ दोगे तो 13 हो जाएगी, 10 से 3 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। या इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 4% कम कर दिया जाए, मतलब पहले 10 थी तो 4 कम करोगे तो कितनी बचेगी, 6% बचेगी। लेकिन यदि मैं कह रहा हूं कि 4% की वृद्धि कर दी जाए तो बोल बात अलग होगी। तो होपफुली आप समझ पा रहे होंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आपने परसेंटेज वगैरह पढ़ा हुआ है तो आप इतना लॉजिक तो समझ ही रहे, ठीक है। तो अभी हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज दिस इन 4 ईयर। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग होगा। यहाँ कह रहा है कि इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, यदि ब्याज की दर 20% की वृद्धि कर दी जाए। तो आपको पता है कि मैं जब भी किसी चीज को 20% बढ़ाता हूं तो 20% बढ़ाऊंगा मतलब वो पहले 5 से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपकी 5 यूनिट यदि पहले थी तो बढ़ के 6 यूनिट हो जाएगी। 5 यूनिट से कितनी होगी, 6 यूनिट होगी। तो यदि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 यूनिट थी और आपका प्रिंसिपल सेम है, क्वेश्चन में लिखा है कि टाइम भी सेम है, तो प्रिंसिपल सेम है, टाइम भी सेम है, तो पहले हमें इंटरेस्ट 5 यूनिट मिल रहा होगा क्योंकि रेट हमारी पहले 5 यूनिट थी। अभी इंटरेस्ट हमें 6 यूनिट मिल रहा होगा क्योंकि रेट हमारी 6 यूनिट है। तो यहां से इस बात को आप समझ रहे हैं कि ये रेट का रेशियो है और यही किसका रेशियो हो जाएगा, इंटरेस्ट का रेशियो भी हो जाएगा। इस बात को समझो। देखो यदि मान लो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। मैं जो भी आपको चीज बताऊं ये ध्यान से सुन लेना क्योंकि अभी आगे चल के ये यूज होगा। मान लो 2 अलग अलग कंडीशन है, आपको 2 सिंपल इंटरेस्ट दिए हैं, तो दोनों सिंपल इंटरेस्ट के लिए आप फॉर्मूला यही लगाओगे, दोनों सिंपल इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला आप यही लगाओगे। अब मान लो यदि आपको क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए कि आपको दोनों ही कंडीशन में आपका प्रिंसिपल और टाइम सेम है। जैसे यहां पे लिखा है कोई धन 4 सालों में इतने रुपए हो जाता है, यदि ब्याज की दर 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही साल में इतने रुपए हो जाएगा। मतलब यहां पे जो आपका प्रिंसिपल है ना, वो प्रिंसिपल क्या है, सेम है, और आपको उतने ही सालों में टाइम भी क्या है आपका सेम ही है। तो आपको दिख रहा है कि प्रिंसिपल भी सेम है। यदि मैं इसका रेशियो लिखूंगा, प्रिंसिपल और टाइम तो सेम है, 100 वैसे ही कट गया। तो यहाँ पे जो रेट का रेशियो आएगा, बस रेट ही मेरी क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे जो रेट का रेशियो आएगा वही रेशियो मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट का होगा। वही रेशियो मेरा क्या होगा, इंटरेस्ट का होगा। आप इस बात को समझ रहे हैं, बहुत अच्छे से इस बात को समझ लेना ध्यान से, आज ही बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा। मान लो आपने बोला कि सर सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100 और दूसरे केस में होता है PRT अपॉन 100। तो देखो अपॉन 100 तो कैंसिल हो ही जाना, जब आप रेशियो लिखोगे तो अपॉन 100 तो कैंसिल होगा ही होगा, तो उसको हम नहीं लिखते। अभी आपको मैंने ये बताया कि आपका प्रिंसिपल और टाइम सेम था, तो आपका रेट का जो रेशियो है वही क्या हो गया, आपका इंटरेस्ट का रेशियो हो गया। मान लो आपका प्रिंसिपल और रेट सेम है, प्रिंसिपल और रेट सेम है, तो जब आप रेशियो लिखोगे तो प्रिंसिपल और रेट कैंसिल हो जाएगा। तो यहां जो टाइम का रेशियो होगा वही क्या होगा, आपका इंटरेस्ट का रेशियो होगा। कभी भी आपको यदि 2 अलग अलग कंडीशन के साधारण ब्याज दे दिए जाएं, प्रिंसिपल और दर समान है, तो जो समय का रेशियो होगा वही इंटरेस्ट का रेशियो हो जाएगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज लिखा हुआ है, ये इंटरेस्ट लिखा हुआ है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा वही टाइम का रेशियो हो जाएगा। मान लो यदि इसमें रेट और टाइम समान होते, तो रेट और टाइम समान होते तो फिर उस केस में जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा वही रेशियो आपका इंटरेस्ट का हो जाएगा। तो ये मैंने पहले भी बताया कि आपको कभी भी सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम पर। इन में से कोई भी एक चीज यदि इक्वल है तो आप उसके रेशियो को लिख सकते हैं। अब मान लो आप बोलो कि सर ऐसा हो कि कोई भी इक्वल नहीं है, कोई भी इक्वल नहीं है, तो आपको यदि तीनों चीजें दे दी जा रही हैं, तीनों चीजें दे दी जा रही हैं, तो आप रेशियो तो लिख ही सकते हैं। PRT पहले केस में P1R1T1 और दूसरे केस में P2R2T2, ठीक है। और फिर आप इनके रेशियो को तो लिख ही सकते हो, रेशियो को तो आप लिख ही सकते हैं, उसमें क्या परेशानी। अब क्वेश्चन एक और बनेगा, अभी आगे मैं बताऊंगा कि आपको प्रिंसिपल सेम दिया होता है, रेट और टाइम अलग अलग होंगी। तो यदि मान लो मुझे प्रिंसिपल सेम दिया तो उस केस में मेरा प्रिंसिपल रेशियो में लिखने पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। रेट और टाइम का रेशियो जो आएगा, मान लो यहां पे रेट है 10%, टाइम है 2 ईयर, यहां पे रेट है 20%, टाइम है 3 ईयर। तो मैं ये कह सकता हूं कि दोनों जगह से जो मेरे सिंपल इंटरेस्ट बनेंगे उनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो ये 20 और 20 कट गया, मतलब कितना आएगा, 1:3।
तो ये सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो हम निकाल सकते हैं, जब भी हमें दो कंडीशन देगा हम रेशियो को बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो होपफुली आप ये बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे यदि मैं देखूं तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आपको बता दूं, तो क्वेश्चन में आपको ये समझ आ गया कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि आपको प्रिंसिपल भी सेम है, क्वेश्चन में प्रिंसिपल भी सेम है और टाइम भी सेम है, ये तो आपको दिख रहा है। रेट का रेशियो कितना आया, 20% बढ़ गई, मतलब 5:6, और जो रेट का रेशियो है वही इंटरेस्ट का रेशियो भी होगा। मतलब मुझे पहले यदि 5 यूनिट इंटरेस्ट मिल रहा था तो अभी मुझे 6 यूनिट इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज दिस इन 4 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज्ड बाय दिस द अमाउंट बिकम दिस इन सेम टाइम देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कोई धन 4 सालों में 15,360 रुपए हो जाता है यदि ब्याज की दर में 20% की वृद्धि कर दी जाए। मुझे ये बताओ, पहले जो इंटरेस्ट मिल रहा था अब इंटरेस्ट उससे कुछ ज्यादा मिलेगा। पहले 5 यूनिट इंटरेस्ट था, अब कितना है, 6 यूनिट इंटरेस्ट है। तो यहां पे इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा है। ये यूनिट लिखने का नहीं होता पेपर में, हाँ, इंटरेस्ट कितना एक्स्ट्रा है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा है। तो पहले ये जो अमाउंट है और ये जो अमाउंट है, तो आपको पता है कि यदि मेरा अमाउंट बढ़ा है तो अमाउंट इंटरेस्ट के कारण ही तो बढ़ा होगा। तो यहां यदि देखें तो सेकंड कंडीशन में मुझे 1 यूनिट इंटरेस्ट ज्यादा मिला है और वो 1 यूनिट जो है वो इनके डिफरेंस की वैल्यू होगा। तो यदि मैं इसको देखूं तो डिफरेंस कितना आएगा, 16,000 है तो यहां से आएगा 640 और 32 तो 672, कितना आ रहा होगा, 672। यहां से कितना जाएगा, 640 और 32 तो 672, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मुझे मिल गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू यदि मेरे पास आ गई तो मैं यहां से यदि चाहूं तो मैं यहां से 5 यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूं, जरूरत होगी तो 6 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। 5 यूनिट की वैल्यू यदि मुझे मिल जाएगी तो वो मेरा इंटरेस्ट होगा, और अमाउंट में से इंटरेस्ट में यदि मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। और मैंने आपसे पहले भी समझाया है कि यदि सिंपल इंटरेस्ट में कभी भी रेट फाइंड करनी होगी तो आपको हमेशा प्रिंसिपल की जरूरत पड़ेगी, तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कितना सिंपल सा, एक लाइन में हमने ये कैलकुलेट किया है, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल के और 5 यूनिट की वैल्यू इसमें से माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगी। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 672, मतलब 1 यूनिट 672 है। हमें डिफरेंस मिल गया, 5 यूनिट निकालते हैं तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 10 आएगा, 1 5 7 32 और 1 36, 6 आएगा 3 5 6 30 और 3 33। तो 3360 रुपए जो है वो क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो 15,360 में से 3360 माइनस करूंगा तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा, कितना आएगा, 12,000। 15,360 में से 3360 मैंने माइनस कर दिया तो मुझे प्रिंसिपल मिल गया 12,000। अब मुझे क्या बतानी, रेट। आपको पता है रेट क्या होती है, जो 1 साल का इंटरेस्ट है उसकी प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में वैल्यू। ये जो पहले इंटरेस्ट मिल रहा था, पहले इंटरेस्ट कितने साल का था, 4 साल का, हमें 1 साल का इंटरेस्ट चाहिए तो इसको 4 से भाग करना पड़ेगा। तो 4 अट्ठे 32, 4 चौके 16 और 0, ये आपका आंसर आएगा। कैलकुलेट कर रहे होंगे, तीनों 0 कट गए, 12 सत्ते 84, 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। तो देखिए एकदम आराम से एक एक छोटे से छोटी बात मैंने आपको समझाई है। मैं इसी तरीके से सोच के चल रहा हूँ कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं हर एक पॉइंट बता दे रहा हूँ, हर एक चीज मैंने उसमें बताई, कोई भी बात उसमें छिपाई नहीं है, सारी चीजें डिटेल से आपको बता दी। देखिए कैलकुलेशन बहुत बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बस कॉन्सेप्ट, मैंने बोला एक बार अप्रोच हमें पता होगी ना तो चीजें हम कर पाएंगे। अब आप उस क्वेश्चन को एक बार 2 बार सोचिएगा, ये क्वेश्चन क्या था। कभी भी आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल, रेट और टाइम में यदि कोई 2 चीजें सेम दिख रही हैं तो रेशियो पे क्वेश्चन हो सकता है, रेशियो पे हम क्वेश्चन को बना लेंगे। तो आपको पता था कि 20% रेट क्या हुई है, वृद्धि हुई है। एक और ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं तो और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कोई धन 3 साल में 9,440 रुपए हो जाता है, यदि ब्याज की दर में 25% की दर से वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही साल में इतने रुपए हो जाएगा। मूलधन और ब्याज की दर क्या है, ठीक है। इस सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज। आप एक बार पहले इसको ट्राई कर सकते हैं, करते हैं, ऐसा कि नहीं करते, हर क्वेश्चन को बस देख के छापते ही जाते हैं। पीडीएफ आपको दे दी पहले से और सारी चीजें हैं, आप फिर एक बार क्वेश्चन को कोशिश तो कर ही सकते हैं पहले। A sum of money amounts to rupees 9,440 in 3 years. If the rate of interest is increased by 25%, the amount become 9,800 in same time. Find the principal and rate. ठीक है, कोई धन 3 साल में 9,440 रुपए हो जाता है यदि ब्याज की दर 25% की दर से वृद्धि कर दी जाए।
देखो 25% की दर से वृद्धि कर दी जाए, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 5। रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 से बढ़ के कितनी होगी 5 होगी 25 दर से। और रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि ये है तो इंटरेस्ट भी यही होगा, दर का रेशियो ये है और यही ब्याज का रेशियो होगा, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल है वो फिक्स है और उतने ही साल में समय भी क्या है आपका फिक्स है, उतने ही साल में आपको सेम टाइम में दिया है। तो आपको पता है कि पहले इंटरेस्ट 4 यूनिट था, अभी इंटरेस्ट कितना है 5 यूनिट है। अब पहले इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 9440, अभी इंटरेस्ट कितना है 9800। तो कितना इंटरेस्ट बढ़ गया, कितना इंटरेस्ट हमारा बढ़ गया, तो 360। तो इस एक यूनिट की वैल्यू 360 होगी, एक यूनिट की वैल्यू 360 होगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू 1440 आ जाएगी। अब देखो छोटा सा कैलकुलेशन तो होना चाहिए यार। अच्छा 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1440, तो 1440 माइनस करोगे तो प्रिंसिपल 8000 हो गया। प्रिंसिपल क्या हो गया 8000। होपफुली समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन विदाउट पेन पेपर हो रहा है। प्रिंसिपल 8000 आ गया, आपको रेट बतानी है। रेट बताने के लिए क्या करोगे, आपको पता है कि जो 1 साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 3 साल का इंटरेस्ट है 1440, तो 3 चौके 12, 3 8 24, कितना हो गया 4800। 4800 8000 का कितना परसेंट होता है 480, 6% होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% आ गया। अब देखो आपने यदि कैलकुलेशन किया है तो आपके आंसर यही आ रहे होंगे। मैं फिर लिख दे रहा हूं, यहां पे जो ये 1 यूनिट का डिफरेंस था, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही थी, इन दोनों का अंतर। मैं फिर से समझा रहा हूं, ये बता रहा है कि पहले हमें 4 यूनिट इंटरेस्ट मिल रहा था, ये बता रहा है कि अभी हमें 5 यूनिट इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब पहले से हमें 1 यूनिट ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। पहले टोटल कितना था 9440 रुपए, अब 9800 रुपए, तो कितना ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है यहां देख सकते हैं 360। ठीक है, कितना ज्यादा मिल रहा है 360। बात समझ रहे हैं। अब आपको बताना है 4 यूनिट की वैल्यू, तो 4 यूनिट की वैल्यू यदि निकालोगे तो 36 को मल्टीप्लाई करना है, तो 36 का डबल 72 का डबल 144 होता है, तो 1440 आ गया। मतलब पहले जो इंटरेस्ट मिल रहा था 1440, तो ये आपका अमाउंट है। इस अमाउंट में इंटरेस्ट जो है वो कितना है 1440। 1440 तो अमाउंट में इंटरेस्ट है, तो यदि इसमें से मैं इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मुझे प्रिंसिपल वैल्यू कितनी मिल जाएगी 8000 मिल जाएगी। अब ये जो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट है 3 सालों का, तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट के लिए मुझे 1 साल के इंटरेस्ट की प्रिंसिपल पे कैलकुलेशन करना होता है। तो प्रिंसिपल तो मेरा 8000 है, 1 साल का इंटरेस्ट तो 3 से भाग कर रहे होंगे, 3 से भाग करोगे 3 चौके 12 और 2 बचेगा, 3 8 24, मल्टीप्लाई क्या होगा 100, तो 3 जीरो कट गया, 8 6 48, तो रेट 6% आ गया। तो देखो आप भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने यदि किया था तो ऐसा नहीं कि आप बोलोगे सर आप तो कर रहे हैं, आप तो पढ़ते ही रहते हैं, तो आप भी पढ़ते रहो ना, आपका काम वही है, मेरा काम वही है, तो आप भी पढ़ो, आप भी चीज़ें पढ़ाओ, प्रैक्टिस करो, चीज़ें होंगी। आप भी क्वेश्चन को कर सकते हैं कैलकुलेशन कम करके विदाउट पेन पेपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम। ठीक है, if this number of year is numerically 5/7 times of rate % per annum, then rate % per annum is। कह रहा है किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है यदि समय का संख्यात्मक मान ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना हो। देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि आपको क्वेश्चन में क्या करेगा कि रेट और टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर दे देता है, या रेट और टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू में कुछ रिलेशन दे देता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको एक आता है कि आपको दर और समय की संख्यात्मक मान में कुछ एक वैल्यू रिलेशन दे देता है कि बराबर है, 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपका बनेगा। तो इस क्वेश्चन में आप कुछ मत करो, आप सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख दिया करो। आपको पता है कि SI का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है PRT/100। अब देखो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये परसेंटेज निकालना है कि हम ऐसे परसेंटेज निकालते हैं। अब आपको दिख रहा है कि किसी राशि का जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो प्रिंसिपल का 9/35 है। मतलब सिंपल इंटरेस्ट की जगह मैं प्रिंसिपल का 9/35 लिख सकता हूं। ठीक है, यहां तो प्रिंसिपल आएगा। चलिए, इसके अलावा क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना है, जो टाइम है ना, टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू रेट का 5/7 टाइम्स है। तो रेट तो हमें निकालनी, तो आर की जगह आर लिखते हैं और टाइम की जगह मैं
r का 5/7 लिख सकता हूं। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू रेट का 5/7 टाइम्स है। क्वेश्चन में यही कहा है कि समय का जो संख्यात्मक मान है वो दर का 5/7 गुना है, तो दर r है, r का 5/7 गुना समय आ जाएगा, अपॉन में क्या होगा 100। अब कर लो भाग, ठीक है, अब भाग करना है, कैलकुलेशन होगा, आंसर आपको मिल जाएगा। आपको दिख रहा है ये p कैंसिल, ठीक है, ये 7 नीचे है न्यूमरेटर में, तो इससे भाग जाएगा 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 100 और 9 को गुणा करोगे तो 900, और ये कितना हो जाएगा 25, ये आएगा आपका रेट परसेंट। आर और आर का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। होपफुली समझ पा रहे हैं। अब आपको दोनों तरफ रूट निकालना है, तो 900 का जो रूट आएगा, 900 का रूट कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है, और 25 का रूट कितना आएगा, 5, 30/5 का मतलब कितना हो जाएगा 6%, ठीक है। 900 का जो रूट आएगा, वर्गमूल निकालोगे ना दोनों तरफ, स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे तो वर्गमूल निकालोगे, तो 900 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 30, 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5। अब आप बोलो सर वो स्टेप भी लिखना है क्या, आप अपनी श्रद्धा से अपने लिए लिखते रहो, ठीक है, वो जरूरत थोड़ी है लिखने की आपकी, वो भी लिखें। होपफुली समझ आया होगा। जब भी क्वेश्चन ऐसा आ रहा ना कि आपको रेट और टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई रिलेशन दे दे, आप सिंपल सा ये करो, सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज ₹36 on 2400 फॉर 4 year, व्हाट इज द डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो मुझे आपको पढ़ाया हुआ है, आपको पता है कि यदि कोई दो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हैं तो उनके कारण इंटरेस्ट में डिफरेंस आएगा। मैं बात को समझा रहा हूं। जैसे आपको मान लो प्रिंसिपल है 100, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, या प्रिंसिपल ले लेते हैं 500, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो इंटरेस्ट कितना बना 50। एक ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, तो इंटरेस्ट कितना बना 75, इंटरेस्ट कितना बना 75। अब इन दोनों में यदि मैं डिफरेंस देखूं, दोनों इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है, तो 25 है, और 25 यदि देखूं तो 25 500 का कितना परसेंट होगा, तो 25 500 का कितना परसेंट होगा, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 5% आएगा। और इन दोनों रेट का डिफरेंस देखो, इन दोनों रेट का डिफरेंस भी वही था। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यदि दो अलग अलग रेट हैं, प्रिंसिपल सेम है, तो उन दोनों रेट का जो डिफरेंस होगा वही डिफरेंस उनके इंटरेस्ट में भी होगा। यदि मैं टोटल 500 का 5% निकालूं तो 25 आएगा, जो कि इनका डिफरेंस है। तो यदि दो अलग अलग रेट हैं, प्रिंसिपल सेम है, तो उन रेट का जो डिफरेंस है वही उनके इंटरेस्ट का भी डिफरेंस है। सिंपल सी बात तो है, ठीक है। जो रेट का डिफरेंस है वही इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि उनके इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा रेट का डिफरेंस बताओ, तो मैंने अभी समझाया कि रेट का डिफरेंस और इंटरेस्ट का डिफरेंस सेम होगा। तो आपको इंटरेस्ट का डिफरेंस पता है कितना है 36, तो यही रेट का डिफरेंस होगा। मतलब आपको बस इतना करना है कि 36 2400 का कितना परसेंट है ये निकालना है। बस ये ध्यान रखो कि ये जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस कितने सालों में आया है, 4 सालों में, ठीक है। 36 रुपए जो अंतर आया है वो 4 वर्षों का अंतर है। तो एक वर्ष का डिफरेंस कितना होगा 9, 4 वर्ष में यदि 36 है तो एक वर्ष में कितना होगा 9 होगा, एक वर्ष में कितना होगा 9 होगा। और ये जो 9 है ये 2400 का कितना परसेंट है, ये जो 9 है ये 2400 का कितना परसेंट है, ये रेट हो गई, ये क्या हो जाएगी आपकी रेट हो जाएगी। तो जीरो तो कैंसिल हो गए, ये 3/8 आएगा, 3/8 37.5% होता है, लेकिन यहाँ 100 है ही नहीं, मतलब ये 0.375% हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये 3/8 की वैल्यू 37.5% होती है, लेकिन नीचे दो जीरो है ना, तो जीरो के कारण 37.5 की जगह पॉइंट खिसक के आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0.375%, कितना होगा 0.375%। होपफुली समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या आएगा बताइएगा। कह रहा है सम ऑफ ₹8400 अमाउंट टू ₹11,046 एट 8.75% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट इन सर्टेन टाइम। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज दिस एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम। देखो क्वेश्चन समझो, एट द सेम रेट फॉर द सेम टाइम
कह रहा है कि 84 रुपए की राशि 8.75% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में इतने रुपए हो जाती है। उसी समय तथा उसी ब्याज दर पर 96 रुपए की राशि का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो मैंने आज शुरुआत इसी से की थी, मैंने बहुत डिटेल से समझाया था। मैंने आपको बोला था कि यदि टाइम और रेट इक्वल हैं तो जो प्रिंसिपल का रेशियो होगा ना, जो मूलधन का अनुपात होगा, वही रेशियो उनके इंटरेस्ट का होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पे रेट और टाइम समान है, समय और दर बराबर हैं, तो जो रेशियो होगा मूलधन का, अनुपात होगा, वही रेशियो उनके इंटरेस्ट का होगा। तो आपको पता है कि पहले जो प्रिंसिपल था वो कितना था 8400, अभी जो प्रिंसिपल है वो कितना है 9600। तो इनका यदि मैं रेशियो लिखूंगा, तो जब मैं इनका रेशियो लिखूंगा तो 12/7 या 12/7 84 और 12/8 96, तो इनका रेशियो आएगा 7 और 8। ये प्रिंसिपल का रेशियो आएगा और यही मेरा इंटरेस्ट का रेशियो होगा। अब ये बात आप समझ पाओगे यार, मैं अभी शुरुआत में समझा चुका था, मैं फिर से बता ही देता हूं। PRT/100 PRT/100 होता है जब रेशियो लिखूंगा। प्रिंसिपल आपका अलग अलग है, बाकी रेट और टाइम क्या है, सेम है, तो मैं ये कैंसिल कर सकता हूं। तो यहां से जो इंटरेस्ट का रेशियो होगा वो प्रिंसिपल के रेशियो के बराबर आ जाएगा। तो आपको यही तो पूछा है, आपको क्वेश्चन में बोला है कि सेम टाइम सेम रेट से उसी ब्याज और उसी दर पर 9600 रुपए की राशि पे इंटरेस्ट बताना है, 8400 रुपए की राशि पे इंटरेस्ट आपको दिया हुआ। तो 8400 9600 प्रिंसिपल है, ये रेशियो लिख लिया, ये इंटरेस्ट का रेशियो आ गया। अब यहां इंटरेस्ट कितना मिला, तो 8400 से कितना हुआ है 11046, 8400 रुपए से 11046 रुपए हुआ है। तो यहां इंटरेस्ट तो देख सकता हूं, यहां इंटरेस्ट कितना होगा, देखिए 10,000 तक 1600 हो गया, 1600 और 11,000 तो कितना हो गया 2646, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू जो है, 7 यूनिट की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ठीक है, 7 यूनिट की वैल्यू आपको पता चल गई। ये इंटरेस्ट का रेशियो आया है, 7 यूनिट की वैल्यू आपको पता चल गई। और आपको 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, आपको 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। होपफुली समझ रहे हैं, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कहीं कोई इस कंडीशन में कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप बताओ, समझ पाएंगे। 8 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो आपको अब देखो, थोड़ा सा यदि जो बच्चे ऑब्जर्वेशन अच्छा है, जो मतलब पूरा ध्यान से पढ़ते हैं, एकदम घुस के पढ़ते हैं, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 7 यूनिट की वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस है 8 की, वो डिवाइड करना होगा। आप स्टार्टिंग में ये चेक कर सकते हो कि भाई 8 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। हो सकता है ऑप्शन कोई एक ही डिवाइड हो रहा हो। जैसे देखें 8 से, आपको पता है कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। तो लास्ट 3 डिजिट यदि देखो तो 8 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, 8 से यदि इसको डिवाइड करोगे तो 8 से डिवाइड ये हो रहा है। बाकी आपको पूरा डिवाइड करना है तो आप पूरा डिवाइड कर सकते हैं, 8 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ लास्ट 3 डिजिट 8 8 है 64, कितना बचेगा 4, डिवाइड ही नहीं हो रहा। यहाँ लास्ट की डिजिट 0 12, 8 से डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 0 12, 0 12 8 से तो डिवाइड होता नहीं है। 8 24 करोगे 6 बचेगा, 8 7 56, कितना बच रहा होगा 5, तो डिवाइड नहीं है। ये भी 8 से डिवाइड नहीं है, तो केवल एक ही ऑप्शन 8 से डिवाइड है। ठीक, तो आपका आंसर ही आ गया। बाकी हमें करना क्या है, कैलकुलेशन भी हम समझते हैं, लेकिन देखो आप ध्यान से थोड़ा सा समझोगे ना। और ये एग्जाम के क्वेश्चन है, पेपर के क्वेश्चन है, एग्जामिनर ऐसे ऑप्शन दे रहा है तो हम क्या करें, हमें यूज करना आना चाहिए ना। वो तो दे रहा है, वो आपको यही जानबूझ के दे रहा है कि भैया आप यूज करना सीखो, आप सीखो, कर लो। ठीक है, तो आपको 8 यूनिट की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। अब बाकी कैलकुलेशन देखते हैं। देखो आपका प्रिंसिपल कितना था 8400, यहाँ कितना हुआ 1100। तो देखो आपको 11000 में से 8460 माइनस करना है, तो आप तो सीधा 11000 में से 9000 माइनस कर दो तो 2000 बचेगा, 2000 बचेगा और 600, तो 2600 और 46, तो 2646। ये 7 यूनिट की वैल्यू है और 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 7 से देखो इसमें कितने बार भाग जा रहा है, 7 से देखो इसमें कितने बार भाग जा रहा है, 7 तिया 21। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ से 5, 7 सतियाँ 49, फिर 5 7 8 56। अब फिर 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 8 64, 8 8 64, तो 4 आएगा, 6 8 7 56 और 6 62, तो 2 आएगा, 6 8 24 और 6 कितना होगा 30। तो ये आ गया।
अब देखो मैंने बोला टेबल वेबल कैलकुलेशन आप अपनी लैंग्वेज में करना, ठीक है। अब आप कई की सर समझ नहीं आया 8 अठैया 64 क्या बोल दिया आपने, तो ये हमने उसी भाषा में शुरुआत से पढ़ा है तो ठीक है। बाकी मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा यदि हम दिमाग खोल कर बैठ रहे हैं, 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते थे, एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। मतलब आप देखो कितना आसान क्वेश्चन है। यदि कोई बच्चा अच्छे से पढ़ता है, आपने ये क्वेश्चन को समझ लिया, समझने के बाद आप एक बार और सोचो, एक बार और इस क्वेश्चन को करो, फिर आप सोचो कि कितनी जल्दी हो सकता है। आपको रेशियो लिखना था, यदि आपने क्वेश्चन पढ़ा है, आपको लॉजिक क्लियर है, तो आपने रेशियो लिखना था, 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना था, आंसर आ जाएगा, हार्डली 10 सेकंड लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है A sum of rupees 5,000 is divided into 2 parts such that the simple interest on the first part for 1/5 year at 6.2% per annum is double the simple interest on the second part for 3/4 year at 4% per annum. What is the difference between the two parts? कह रहा है 5,000 रुपए की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 4 से 1/5 वर्षों में 6 से 2/3% प्रति वर्ष के ब्याज दर से, पहले भाग पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4% प्रति वर्ष के ब्याज की दर से 2 से 3/4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का 2 गुना है। ये आपको दिया हुआ है। तो आपने 3500 रुपए की राशि को 2 भागों में बांट करना। तो मान लो हमारा पहला जो पार्ट है, हमने मान लिया कि हमारा जो पहला भाग है x, दूसरा भाग है y, ठीक है। पहला भाग x है, दूसरा भाग y है, पहला पार्ट x है। पहले पे जो आपको मिल रहा है वो इतने टाइम में इस रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटरेस्ट होता है। तो इसको यदि देखें तो 4 पंचे 20 और 1 21/5, और रेट कितनी है आपकी 6 तिया 18 और 2 20/3, कितना होगा 20/3 होगा, ठीक है। और यहां इंटरेस्ट देखें तो 4% से, तो यहां मल्टीप्लाई करोगे 4 और यहां मल्टीप्लाई करोगे 4 दूनी 8 और 3 11/4। आपका क्वेश्चन का कहना यह है कि यहां से जो इंटरेस्ट मिला वो डबल है इसके इंटरेस्ट के। क्वेश्चन में लिखा है कि ये जो पहला ब्याज मिला ना वो दूसरे का 2 गुना है, तो ये वाला इंटरेस्ट इसका 2 गुना है। मतलब यदि मुझे दोनों को बराबर करना है तो मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब दोनों को बराबर कर दोगे तो मुझे यहां से x और y का रेशियो मिल जाएगा, दोनों हिस्सों का रेशियो मिल जाएगा। अब किसी को मन में एक डाउट आएगा कि सर इसको हम 1/15 लिखते हैं, आपने 1/15 क्यों नहीं लिखा? कोई दिक्कत नहीं है, आप 1/15 लिख लोगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। पता है, गलती मत करना, बस आप एक तरफ 1/15 लिख दोगे और यहां आप 4% ही लिखोगे। आप दोनों तरफ फ्रैक्शन लिख देना। यदि आप इसको 1/15 लिखते हो तो यहाँ 4% को क्या लिखोगे 1/25, तब भी गलत नहीं होगा। आप यहाँ 1/25 कर देना, ठीक है। तो दोनों तरफ गलती पता है क्या होती है, हम एक तरफ उसको रेशियो में बदल देते हैं, दूसरी तरफ नहीं बदलते। अभी क्या है, हमने दोनों तरफ परसेंटेज में ही लिखा है, तो परसेंटेज दोनों तरफ कट गए, लेकिन आप एक तरफ रेशियो में एक तरफ परसेंटेज में लिखोगे तो नहीं कटेगा। अब यहाँ से हम देखते हैं, हमें ये रेशियो मिल जाएगा। किसका रेशियो आएगा? यहाँ से हमारा x और y का रेशियो आएगा। देख लेते हैं, जो कट जा रहा है काट देंगे, जो नहीं कट रहा वो छोड़ देंगे। ये 4 कट गया, ठीक है, और 2 से ये कट गया 10 बार, 3 से ये कट गया 7 बार, 5 से ये कट गया 2 बार, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से x/y की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी 11/14, 11/14, ये रेशियो आ गया। और टोटल कितने पास हमारे पास रुपए हैं 5,000। 5,000 को इसमें बांटना है, दोनों भागों का अंतर, दोनों भागों में अंतर कितना है 3 यूनिट, दोनों भागों में अंतर कितना है 3 यूनिट। टोटल कितना है 25, 25 से 2 बार भाग जाएगा, 3 से गुणा करोगे 600 आएगा। कितना आ रहा होगा 600। 5,000 को, अब ये तो आपको आना ही चाहिए यार, भाग किससे करोगे 25 से, दोनों का टोटल से ना, दोनों भागों का टोटल है 5,000 और मल्टीप्लाई करोगे 3 से, क्योंकि उनका डिफरेंस हमसे पूछा है, तो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 600 रुपये आपका आंसर होगा। ठीक, तो क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जा रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन टफ है। मैंने बोला कैलकुलेटिव होंगे थोड़े से, लेकिन यदि हम उनके सही अप्रोच यूज़ नहीं करेंगे, हमें सही तरीका यदि नहीं नॉलेज है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन में भी एग्जामिनर तो कुछ ना कुछ आपको जुगाड़ देते ही है कि भाई आप सोच सको, वो कुछ ना कुछ आपको पास ऑप्शन होता है। ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनर, देखो एग्जामिनर
बिल्कुल मैंने कई बार बोला कि एग्जामिनर चाह रहा है कि आपका सिलेक्शन हो, आपका पेपर निकले। सेलेक्ट करने के लिए तो बैठा है, रिजेक्ट करने के लिए थोड़ी ही बैठा है, तो वो सेलेक्ट करने के लिए ही बैठा है। अ सम ऑफ अमाउंट्स टू रुपीज दिस एट 9.25% simple interest in 5.4 year, what will be the simple interest on the same sum at 8.6% per annum in 4.5 year? क्वेश्चन कह रहा है कि एक राशि 9.25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 5.4 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, उसी राशि पर इतने प्रति वर्ष की दर पर 4.5 सालों में साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखो, यदि इस क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट पता होता, साधारण ब्याज पता होता, तो इसको हम रेशियो से कर लेते। इसको हम क्या कर लेते, रेशियो से कर लेते। क्यों? क्योंकि एक राशि है, प्रिंसिपल तो सेम है ना, प्रिंसिपल तो सेम है, उसी राशि पे पूछा है, तो आप इसको रेशियो से कर लेते। रेट और टाइम अलग है, तो क्या हुआ, हम यहाँ पे मतलब ऐसा कर सकते थे कि 9.25 इंटू 5.4 और रेशियो लिख दें 8.6 इंटू 4.5, तो ये मेरा इंटरेस्ट का रेशियो आ जाता, ये मेरा इंटरेस्ट का रेशियो आ जाता। लेकिन मुझे एक्चुअल में इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं पता है। इस क्वेश्चन में जो मुझे है ना, वो बस एक अमाउंट दिया है, तो यहाँ फिर हम क्वेश्चन को रेशियो से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन को रेशियो से नहीं कर पाएंगे, यहाँ बेसिक से ही करेंगे, मतलब बेसिक से नहीं, वही परसेंटेज पे करेंगे। तो आपको पता है कि ये हमारा अमाउंट है, मिश्र धन है। मिश्र धन क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा होता है 100, 100 और इंटरेस्ट होता है रेट इनटू टाइम, दर गुणित समय। तो आपको पता है कि रेट कितना है आपका 9.25 है, टाइम कितना है 5.4 है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो 9.25 इंटू 5.4 करना है, ये मेरा इंटरेस्ट आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैं 9 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 पन्ने 45, 5 को मल्टीप्लाई करते हो, 5 नाम 45, 25 पंचे 125, तो 46.25 आ गया। मैं यदि ब्रेक करके मल्टीप्लाई करूं तो आपको दिख रहा है कि मैं पहले यदि 5 को मल्टीप्लाई कर दूं, 0.4 को छोड़ दो, 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 आएगा। 0.25 इंटू 5 करूंगा तो 25 पंचे 125 आएगा, 1.25 आएगा। तो 45 और 1.25 कितना हो गया, 46.25, ये आ गया। अब मुझे 0.4 को मल्टीप्लाई करना है। 0.4 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 चौके 100, 0.4 को कर रहा हूं बस। ठीक है, 0.4 को पहले 0.25 से, तो 25 चौके 100 आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगे, तो 0.1 आ गया। क्या आ गया, 0.1 आ गया। और 0.4 को कर रहा हूं 9 से, तो 9 चौके 36, 3.6 आएगा। तो फाइनली यदि देखें तो ये आ गया 49.628 49.95। ये मेरा इंटरेस्ट आया और मेरा प्रिंसिपल कितना होता है 100। मतलब जब मैं 100 इसमें ऐड कर दूंगा तो ये जो अमाउंट है, ये 100 इसमें ऐड करूंगा तो ये अमाउंट 149.95% की वैल्यू ये अमाउंट होगी। ये क्या होगी, 149.95% की वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब मैं इसको डिवाइड करूंगा किससे, 149.95 से, और मल्टीप्लाई करूंगा। मुझे यदि देखो यहां सेकंड कंडीशन में इंटरेस्ट निकालना है, सेकंड कंडीशन में जो यदि अमाउंट निकालना होता तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता और उसे 100 में ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करता, लेकिन मुझे इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जितना आएगा, तो इसकी वैल्यू हमें दी है और निकालनी है हमें 8.6 इंटू 4.5 की वैल्यू, ये हमें निकालनी है, ये हमें निकालनी है। अब देखो, इसको डिवाइड करना होगा, इसको कैलकुलेशन करना होगा। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो पूरा कैलकुलेशन करो या आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है, तो आप छोड़ दो, पेपर देना बंद कर दो, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जिसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो भाई ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। यूनिट डिजिट हमें दिख रहा है कि सभी की यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो आपको कुछ ना कुछ यूज़ तो हो ही सकता है। लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखो कि कभी भी जब आप नंबर्स के ऐसे कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और उनके मल्टीप्लिकेशन में यदि किसी भी नंबर की यूनिट 5 है, किसी भी नंबर की यूनिट यदि 5 है, तो हम उसकी यूनिट डिजिट नहीं निकाल पाते, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10, यूनिट 0 आ जाता है, मतलब उसकी यूनिट डिजिट निकाल नहीं पाते। तो आप पहले ऐसा कर लो कि आप
जो यूनिट पे 5 है ना, बस उसको खत्म कर लो। तो मैं यदि इस 45 को डबल कर दूं, 4.5 को क्या कर दूं, डबल कर दूं, तो 4.5 का डबल कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और उससे मुझे फायदा क्या हो जाएगा कि मेरी यहां पे यूनिट पे 5 हट जाएगा। अब ये 9 आएगा तो ऊपर यदि डबल कर रहे हैं तो नीचे वाली वैल्यू को भी डबल करना होगा। तो मैं बस इसको डबल करके लिख रहा हूं। हाँ, तो इसको जब डबल करेंगे तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 9। ठीक है, और इसको डबल करेंगे, देखो ये 149.95 है, मतलब लगभग आप मान लो कि 150 है। 150 का डबल कितना होता है, 300। लेकिन 300 में से कुछ तो कम करना है, कितना, 0.5 का डबल, मतलब 0.1 कम करना है। 0.05 का डबल तो 0.1 कम करना है। 300 में से 0.1 कम करना है। 300 में से 0.1 हमें कम करना है। तो 300 में से तो 299, ठीक है, 299, और 0.1 कम करना है तो 0.99 आएगा। ठीक है, 0.1 कम करना है तो इरेजर मार्कर कहाँ है, ठीक है, हमें 0.1 कम करना है। तो 1 में से 0.1 माइनस करोगे, तो 1 माइनस 0.1 करोगे तो आपको देख रहे होंगे कि 0.1 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 89 आ रहा होगा। ठीक है, 0.1 आपको माइनस करना है, तो आपने 399 हो गया। 1 में से माइनस करना है, 1 में से आपको माइनस करना है 0.1 को, मतलब 1 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 99 बचेगा। होपफुली समझ रहे हैं। तो ये वैल्यू आएगी। अब इसका यूनिट डिजिट हम सोच सकते हैं, ठीक है, यूनिट डिजिट हम सोच सकते थे। चलिए, ठीक है, तो ये पहले मैंने इसको क्या कर लिया, डबल। बस ये चीज ध्यान रखना कि डबल क्यों कर रहा हूं, किसी भी नंबर का यूनिट यदि 5 है तो 5 का डबल कर रहे होंगे तो 5 को यूनिट डिजिट नहीं निकाल पाते, तो 5 पे यूनिट डिजिट नहीं निकाल पाते हैं, तो यूनिट डिजिट नहीं निकाल पाते हैं तो इसलिए। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर जो आएगा, ये वैल्यू आपकी आगे, ये वैल्यू आपकी आगे क्या आ गई, 299। इसको ही डबल करके लिख दिया, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। हाँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ये जो था इसका डबल किया तो डबल करने पे कितना आ गया, 299.9। अब आप यूनिट डिजिट देखो, आपको दिख रहा है कि 9 6 9 6 54 4 आएगा, 4 दूनी 8 8 आएगा। 9 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है, 9 7 63, 9 दूनी 18, केवल यही मिल रहा है, बाकी कहीं नहीं मिल रहा। ठीक है, तो होपफुली समझ पाए होंगे। मैं एक बार और समझा देता हूं इस कैलकुलेशन को। देखो, आपके पास यहां पे जो आया था, यहां पे आपके पास 4.5 था और नीचे आपके पास 149.95 था। अब इस पूरे नंबर को इतना कैलकुलेटिव तो नहीं बनाओगे, इतना डिवाइड तो नहीं करोगे। तो हमने क्या किया कि हमने इस यूनिट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए इस 5 को हमें हटाना था, तो इसको हमने डबल कर दिया, तो नीचे भी हम डबल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि हमने 45 को डबल किया, तो 45 को डबल करोगे, ठीक है, यहां भी ये वैल्यू डबल हो जाएगी। तो ये आपका 8.6 था, इंटू क्या हो गया आपका 45 का डबल तो 9, अभी ये आ गया। अब आपको दिख रहा है कि इनका यूनिट डिजिट क्या है, 9 6 54, 4 आएगा और 4 2 8, मतलब इनका यूनिट डिजिट 8 बनेगा। और 9 यहां पे 9 है, यहां देख लो किससे मल्टीप्लाई करने पे 8 बन रहा है। तो आप बोलोगे सर इससे भी मल्टीप्लाई करने पे तो 8 बन रहा है, तो देखो ये दो ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वैल्यू में कंफर्म है कि यहां एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल होगा, लेकिन पॉइंट तो आने ही आने वाला है ना, पॉइंट तो पक्का आने वाला है। एक पॉइंट से एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो पॉइंट तो आने वाला है ही। इसमें तो वैसे ही पॉइंट नहीं था, इसमें वैसे भी पॉइंट नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट आपको मिलेगा, तो ये ध्यान रखना कि पॉइंट आ रहा था, तो इसलिए ये वाले ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। यहाँ पे देखना है तो 9 × 2 18 आएगा, यूनिट डिजिट 8 मिलेगी, 9 6 4 मिलेगी, तो यूनिट डिजिट तो मिलेगी नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये रहा, क्या आएगा बताओ। A sum of rupees 10,500 amount to rupees 13,825 in 3/4/5 year at a certain rate % per annum simple interest. What will be the simple interest on the same sum for 5 year at double the earlier rate? कह रहा है 10,500 की राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर पर 3/4/5 वर्षों में बढ़कर इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की पूर्व दर को दोगुना कर दिया जाए तो उसी राशि का 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन ही बोला था कि यदि आपको इंटरेस्ट दिया होता ना
तो उतनी ज़रूरत ही नहीं थी कि उतना लंबा क्वेश्चन करें, हम रेशियो पे कर लेते। इंटरेस्ट बस दिया हो तो आपको देखो, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है, आपके पास यदि प्रिंसिपल है, आपके पास अमाउंट है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो यदि मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट पता चल जाएगा। और मुझे यदि इंटरेस्ट दिया है और बाद में भी मुझे इंटरेस्ट ही पूछा है और यहाँ पे प्रिंसिपल मेरा सेम है, प्रिंसिपल जो है सेम है, तो आप मुझे ये बताओ, सेम सम है, तो मुझे ये बताओ फिर तो मैं रेशियो लिख सकता हूँ। इंटरेस्ट गिवन है, इंटरेस्ट पूछ रहा, रेशियो लिख सकता हूँ। प्रिंसिपल सेम है तो प्रिंसिपल सेम है, तो मैंने आपको क्या समझाया, ये मैं बार बार समझा दे रहा हूं कि आपका रेट का और टाइम का मल्टीप्लिकेशन का जो रेशियो होगा वही रेशियो इंटरेस्ट का होगा। रेट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन का जो रेशियो होगा, ये लिखने की जरूरत नहीं, ये माइंड में होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है कि पहले टाइम ये है, बाद में टाइम ये है। अब आप बोलो सर रेट तो दी नहीं है, देखिए हम रेशियो लिख रहे हैं, रेशियो हमें पता है रेट का। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम डबल दी अर्लियर रेट। हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारा जो ब्याज की दर है वो क्या है, दोगुनी है। मतलब पहले यदि रेट हमारी 1 थी तो अभी रेट हमारी क्या होगी, 2 होगी। अब बस रेट दी है, रेशियो ही तो लिखना है। पहले टाइम क्या था, 5 या 15 और 4 19/5 और अभी टाइम कितना है, 5 है। तो इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये कितना आ जाएगा, 19, 25 दूनी 50, ये आ जाएगा। ये मेरा इंटरेस्ट का रेशियो आ गया, ये मेरा क्या आ गया, इंटरेस्ट का रेशियो आ गया। अब इंटरेस्ट मुझे नॉलेज है, इंटरेस्ट मुझे नॉलेज है, मतलब मुझे इस 19 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे अभी क्वेश्चन आया था, मैंने बोला था आपको तब भी कि कोई स्टूडेंट होगा तो वो पहले चेक कर लेगा कि भाई 50 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड है, 50 से कौन कौन सा डिवाइड है। 50 से मतलब किससे डिवाइड होना चाहिए, 25 से, या 50 से डिवाइड करोगे तो भाई 50 से ये 0 कट जाएगा, 5 से ये डिवाइड होता है लेकिन ये 0 कटेगा तो ये ऑप्शन 5 से डिवाइड नहीं है, ये ऑप्शन 5 से डिवाइड नहीं है, ये भी 5 से डिवाइड नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जो 5 से डिवाइड हो रहा है, 50 से डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन ए। तो वो आंसर हो गया। लेकिन फिर कैलकुलेशन में आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। आंसर मैंने बता दिया कैसे लगाओगे। तो पहले इंटरेस्ट दिया हुआ 10,500 से 13,885, 13,000 में से 10,000 घटाओगे तो 3,800 में से 500 घटाओगे तो 3,325, मतलब 19 यूनिट की वैल्यू 3,325 है। 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी तो 19 से भाग कर दो। 19 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, एक बार। 19 से कम 19, कितना बचेगा यहाँ से 14, तो 142 हो जाएगा। 19 छक्के 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133, तो 142 से 33 बचेगा तो 9, 19 पंचे 95, तो ये 175 गुना है। तो 50 का भी 175 गुना कर दोगे, 50 का 175 गुना करोगे 0 आएगा। 55 25, 2 बचेगा, 5 7 35 और 2 37, 3 बचेगा, 5 एकम 5 और 3 8, 8,750। देखो यही आ रहा है। बाकी मैंने बोला देखो आपने ये कैलकुलेशन जितना टाइम हो सके उतना बचा लो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा यदि आपको ये पता है कि रेशियो कैसे लिखना है और उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप ऑप्शंस का यूज़ करना जानते हो तो क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन भी कम कर लोगे। तो होपफुली समझ पाए होंगे, कोई परेशानी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, चीज़ें अच्छे से क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन लेते रहे। क्वेश्चन कह रहा है द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम ऑफ बैंक being increased from 10.5% to 18% and time duration is also increased from 4.5 year to 7 year. The total simple interest was increased by this. Find increased simple interest. देखो बात वही है, कह रहा है किसी वृद्धि बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 10.5% से 18% हो जाती है। मतलब पहले जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा था वो इंटरेस्ट मिल रहा था 10.5% से, अब इंटरेस्ट मिल रहा है 18% से, 18% की दर से इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। और समय अवधि 4.5 वर्ष से बढ़कर 7 वर्ष हो जाती है। मतलब पहले 4.5 साल तक इंटरेस्ट मिल रहा था, अब 7 सालों तक इंटरेस्ट मिलेगा। तो कुल साधारण ब्याज में इतने रुपए की वृद्धि हो जाती है। देखो प्रिंसिपल सेम है, प्रिंसिपल सेम है तो रेट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन का रेशियो मेरा इंटरेस्ट का रेशियो होगा, तो मुझे इंटरेस्ट का रेशियो पता चल जाएगा। और दोनों इंटरेस्ट का मुझे डिफरेंस दिया हुआ है और आपको अंतिम वाला साधारण ब्याज पूछा हुआ है, लास्ट में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप बताओ रेशियो से कर लेते हैं कि नहीं कर लें, कर लेते हैं। तो आपको पता है कि पहले रेट कितनी थी 10.5 और टाइम कितना था 4.5, अभी रेट कितनी है 18,
और टाइम कितना है 7, ठीक है। कैलकुलेशन करना है तो 18 सत्ते 126, देखो 4.5 का डबल होता है 9 और उसका डबल होता है 18, मतलब 4.5 से ये कितने बार कटेगा 4 बार। और 7 का 15 गुना होता है 15 सत्ते 105, 7 का 15 गुना होता है 105। अब यहाँ पॉइंट था तो पॉइंट को हटा के चाहो तो यहाँ 0 लगा लो, पॉइंट को हटा के चाहो तो यहाँ 0 लगा लो। तो 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40। कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिला 5 यूनिट। कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिला 5 यूनिट। ये 1250 जो है ये उस 5 यूनिट की वैल्यू है, 1250 उस 5 यूनिट की वैल्यू है। और हमसे पूछा कि लास्ट में जो मिला मतलब 8 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है, 8 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है। तो लास्ट में हमें दिख रहा है कि 125 को भाग करोगे 5 से तो 25, 25 अट्ठे 200, तो 2000 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है 2000। तो देखो रेशियो से कितने आसान हो गए। मतलब रेशियो आप देखो, आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, मतलब आप देखो दो ही चीज़ें लग रही हैं, रेशियो परसेंटेज, रेशियो परसेंटेज। पूरा अर्थमेटिक रेशियो के बेस पे है, अर्थमेटिक का बेस है रेशियो। मैंने आपको रेशियो से ही परसेंटेज कराया, रेशियो से ही प्रॉफिट लॉस कराया, रेशियो से ही सिंपल इंटरेस्ट करा रहा हूँ, रेशियो से कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, रेशियो प्रोपोर्शन तो रेशियो से होना ही होना है, ठीक है। मिक्सर एलिगेशन मतलब रेशियो के टॉपिक तो होंगे, टाइम एंड वर्क भी मैं रेशियो से कराऊंगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस भी मैं रेशियो से ही कराऊंगा। रेशियो से सारी कहानी हो जाएगी, सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे, आसान होगा। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो। और आप कोई, यदि आप सपोज आप बात कर रहे हैं कि सर हमें मान लो एसएससी के अलावा किसी और एग्जाम की बात करें, देखिए मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन के पैटर्न सेम हैं, सिलेबस सेम है, बस इतना फ़र्क होगा कि जैसे अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन में लिए थोड़ी सी कैलकुलेटिव वैल्यू हैं, तो वो आप यदि मान लो कोई स्टेट का पेपर दे रहे हैं तो उतनी कैलकुलेटिव वैल्यू नहीं आएंगी, अप्रोच वही आएगी, तरीके यही होंगे, क्वेश्चन आपको इसी तरीके करना है, बस नंबर्स आसान हो जाते हैं। बैंकिंग में, एसएससी के मेंस में, एसएससी के प्री में भी नहीं आएगा, लेकिन बैंकिंग में या एसएससी के मेंस में क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ नए आ जाते हैं कि भाई वहाँ कुछ नया सिलेबस आ जाता है, सिलेबस तो यही है ना, टॉपिक यही है, टॉपिक वही है, बस कैलकुलेटिव बना देता है, तो नंबर्स बढ़े दे देगा, डेसिमल में, फ्रैक्शनल में बढ़े, कैलकुलेटिव ये सारा दे देगा, ठीक है। तो वहाँ आपको ज़्यादा अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी। बाकी पैटर्न सभी हैं, तो क्वेश्चन ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि सर ये क्वेश्चन हमारे लिए नहीं आता, क्या क्वेश्चन सारे हैं, आपको सभी को पढ़ना है, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बस ये है कि कैलकुलेशन में फ़र्क है। तो मैं थोड़ा सा, यदि हम अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चन कर ही लें तो क्या ही दिक्कत है। वैसे आजकल आप देख रहे हैं कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, हर स्टेट में आप देखो, कोई भी स्टेट उठा लोगे वर्तमान में तो पिछले 3-4 साल 5 साल से कहीं कोई पेपर हुए नहीं है अच्छे से। यदि देखो तो आप कोई भी स्टेट उठा लो, ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है कि जहां रेंडमली पेपर चल ही रहे, 4-5 साल से पेपर नहीं हुआ। तो यदि मान लो कोई आप स्टेट के पेपर उठाते हो, जैसे मान लो किसी को कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, आप देखो लगभग किसी भी स्टेट में पिछले 4-5 सालों में कांस्टेबल के पेपर नहीं हुए। आप पूरा इंडिया के स्टेट उठा लो, तो 5 साल बाद यदि कोई पेपर होगा तो 5 साल पहले के पेपर से हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई 5 साल पहले तो इतना इजी आता था, आज जब वो पेपर होगा ना तो आपको पता चलेगा कि वो कितना टफ आने वाला है। तो आपको तैयारी पहले से करनी है। आप 5 साल पहले, 6 साल पहले के पेपर के हिसाब की आज तैयारी करोगे तो आज जब वैकेंसी आएगी फिर आप पीछे रह जाएंगे और फिर आप बोलेंगे कि सर हमारा, पहले आप बोल रहे हैं कि पेपर निकल नहीं रहा, जब पेपर होगा तो होगा नहीं। तो आप बस प्रिपरेशन करते रहो अपनी, ठीक। चलो देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है a certain sum of money is given at certain rate of interest for 8 years. If rate of interest would be 10.5% more, then rupees 2100 more interest will be get. Then find the principal. देखो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट वृद्धि नहीं हुई है, ज़्यादा है। एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर दी जाती है। यदि ब्याज दर को 10.5% अधिक कर दिया जाए तो 2100 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होगा, तो मूलधन जाती है। तो सिंपल सा है, मान लो मैंने आपको बोला कि मैं आपको 10% इंटरेस्ट पे एक पैसा उधार दे रहा हूँ, फिर मैंने कहा कि नहीं यार ऐसा करता हूँ कि मैं 12% पे देता हूँ, तो मैंने 2% ज़्यादा लिया ना, तो आपको 2% इंटरेस्ट क्या कर रहे होगे, आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। पहले आपको 10% दे रहे थे, 12%, तो 2% इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। अब मान लो यदि ये क्वेश्चन 5 साल का है तो पहले मैं 10% से 5 साल में 50% इंटरेस्ट देता, अभी 5 साल में 60% इंटरेस्ट दूंगा, तो मैंने टोटल कितना परसेंट ज़्यादा दिया, 10% ज़्यादा दिया।
अब मुझे बताओ कि यदि मुझे ये निकालना है कि मैं सेकंड कंडीशन में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो मुझे ज़रूरत थोड़ी कि मैं 50 और 60 निकालूं। मुझे पता है कि मैं हर साल 2% ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो 5 सालों में मैं 10% ज़्यादा इंटरेस्ट दे दूंगा ना, 5 सालों में 10% ज़्यादा इंटरेस्ट दूंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही है। क्वेश्चन को ध्यान से यदि देखो तो क्वेश्चन आपसे जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% क्या है, ज़्यादा है। तो 10.5% मोर है, तो 8 सालों में हमने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिया होगा। तो 10.5 इंटू 8 करोगे तो 10.5 तो 80 और 4 तो 84, मतलब हम टोटल 84% अधिक इंटरेस्ट देंगे। 84% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे रहे हैं, और इस 84% की वैल्यू यदि देखें तो हमें कितनी है, 21। ये 2100 जो है ये हमने अधिक ब्याज ही तो दिया है, तो ये 8400% की वैल्यू जो है वो 2100 है। और हमसे वैल्यू जो पूछी, हमसे वैल्यू पूछी है प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल कितना होता है, 100%। तो इससे भाग करोगे 4 बार, 4 से भाग करोगे 2500 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2500। भाग कर लोगे ना, कि भाग भी कर दें, कर दो। 2 दूनी 4, 2 3 6, ऐसे ही करोगे। क्लियर। आपको क्या करना है, 84% की वैल्यू दी है और ये निकालना है, तो आप भाग कर लो 21 से। 21 की टेबल आती है कि वो भी 3 के भाग करोगे, पहले 3 3 का 9, 3 7 21, ऐसे करना है। तो होपफुली समझ पाए होंगे कि ये ज़रूरत नहीं थी यार आप ये लिखो। मैं ये इसलिए बोलता हूँ, आप छोटे छोटे से स्टेप्स पे आप, और आपके नेचर में बना है। एक तो पहला बताया, आप कोशिश नहीं करना चाहते। पता सबसे बड़ी समस्या ये है कि मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है कि 100 में से 90%, 95% बच्चा कोशिश नहीं करना चाहता। वो मतलब अपने मन में ही वो पहले से हार माने हुए है, और वो थोड़ा सा ऐसे आलसी भी है कि कौन करे। मतलब अंदर ही अंदर उसको बहाना उसका पता है क्या मिल गया, कि हमें सर चीज़ें पहले से आती हैं, हमने पहले से पढ़ा हुआ है, हमें इस मेथड से आता है, हम कर लेंगे। हमें सर ये देखो, ये बहाने में बता रहा हूँ, ये बच्चे जो स्टूडेंट बोलते हैं सर ये आदत बनी हुई है। आप मुझे ये बताओ, ये आदत बनी हुई है, तो आप बहाने ही बता रहे, ये तो आप बहाना बता रहे हैं ना कि ये आदत बनी हुई है। सर हम छोटे से ऐसे ही लिखते आ रहे हैं, तो अब नेचर में बना हुआ है। सर हम पिछले 22 साल से लिख रहे हैं, कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ दें। तो भाई वो तो आपका नेचर है, आपकी आदत बनी हुई है, तो आपको यदि आदत से लॉस हो रहा है तो छोड़ना तो पड़ेगा। हाँ, समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग होते हैं, जो शराबी होता है उससे बोलो तो वो कहता है हमें आदत बनी हुई है, हम 20 साल से पी रहे हैं। तो भाई पीते रहोगे तो लॉस होता रहेगा, आपको चीज़ें सुधारनी तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ये जो लॉस है, आपको आदत बनी हुई है कि सर हम जब तक नहीं लिखते हमें संतुष्टि नहीं मिलती, अंदर से अच्छा नहीं लगने लगता, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। ऐसे ही वो कहते हैं कि हम पीते नहीं है तो हमारे हाथ पैर कांपते हैं, हम रात में सो नहीं पाते, और ये सब बहाने हैं, ये एक्सक्यूज़ हैं, हम करना ही नहीं चाह रहे। करना चाहेंगे तो होगा। तो आप ये सब चीज़ें छोटे छोटे से स्किप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि 84 रुपीज अमाउंट्स टू 121.80 इन 3 ईयर, व्हाट विल बी रुपीज 97 अमाउंट टू इन 5 ईयर एट दी सेम रेट %। देखो आपको पता है कि सेम रेट %, रेट क्या है, सेम है, आपको रेट सेम है, और आपसे क्या पूछा है कि व्हाट विल रुपीज 97 अमाउंट, आपको अमाउंट पूछा है। तो देखो आप चाहो तो इंटरेस्ट निकाल सकते हो, आप चाहो तो इंटरेस्ट निकाल सकते हो। इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है कि रेट रेशियो लिख लेंगे, P1 R1 T1, P2 R2 T2, और आपको पता है कि यहाँ कुछ तो जो भी सेम है वो कट जाएगा। क्वेश्चन में आपको बोला है कि समान दर से, मतलब रेट सेम है तो कट जाएगा। मतलब प्रिंसिपल और टाइम का जो रेशियो है, प्रिंसिपल और टाइम के रेशियो को इंटरेस्ट के रेशियो में बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं। तो एक तरीका तो ये कि पहले आप इंटरेस्ट रेट निकालो, एक तरीका क्या है कि पहले आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो कि 8400 रुपये 121.80 रुपये हो जाते हैं 3 वर्षों में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फिर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकालो। एक दूसरा रेशियो लिख सकते हैं, तो रेशियो में लिखना है 84 इंटू 3 और यहाँ 97 इंटू 5। आप समझ रहे हैं, यहाँ 97 इंटू 5। ठीक है, अब ये रेशियो आएगा, और ये जो रेशियो आएगा, ये रेशियो किसका आएगा, इंटरेस्ट का आएगा। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। अब ये रेशियो इंटरेस्ट का आ रहा है। ठीक है, अब इसको देखो किसी से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर सकते हैं,
9 7 16, ये डिवाइड तो हो नहीं रहा, ये प्राइम नंबर है, ये डिवाइड हो नहीं रहा। ये इंटरेस्ट का रेशियो आएगा। इस इंटरेस्ट की वैल्यू हमें दे रखी है और इस इंटरेस्ट की वैल्यू हमसे पूछी है, इस इंटरेस्ट की वैल्यू हमसे पूछी है। अब यूनिट डिजिट आप चेक कर सकते हो कि भाई यूनिटरी मेथड लगा लो, ये किसी तरीके से कर लो, तो आपको दिख रहा है कि ये कोई वैल्यू जो 97 से डिवाइड हो जाए। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि 97 से कोई वैल्यू यदि डिवाइड न हो रही हो, क्योंकि 97 प्राइम नंबर है, 97 से जो वैल्यू डिवाइड हो जाएगी ना, वो आपका ऑप्शन बनेगा। वो क्या बनेगा? आपका ऑप्शन बनेगा। या 5 7 35, तो 5 आ गया, 3 5 9 45 और 3 कितना हो गया? 48। तो 1485 से जो वैल्यू डिवाइड हो जाए, 1485 से जो वैल्यू आपकी डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो एक तो आपका हो गया कि वो आपका ऑप्शन बन जाएगा। बाकी आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं। तो कैलकुलेशन की बात करते हैं। 84 रुपये की राशि 3 वर्षों में बढ़ के इतनी हो गई, तो यहाँ से मुझे इंटरेस्ट चाहिए था, इंटरेस्ट चाहिए था। तो इंटरेस्ट यदि देखें तो 84 और 121 में इंटरेस्ट डिफरेंस कितना है? तो यहाँ से 16, 84 और 100 में अंतर है 16, 16 और 21 यदि देखोगे तो 16 और 21 कितना होगा? 37.80। तो इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो है 37.80। ये वैल्यू है 84 इंटू 3 की, और मुझे निकालना है 97, मुझे निकालना है 97 इंटू 5 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। तो ये मैं तो खैर पहले मल्टीप्लाई कर चुका हूँ। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये मेरा इंटरेस्ट होगा, और इस इंटरेस्ट को जब मैं 97 में ऐड कर दूंगा तो मेरा क्या आएगा? अमाउंट। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था समान दर से 97 रुपये की राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, तो ये मेरा अमाउंट होगा। तो इसको कैलकुलेट करके मुझे ऐड करना है। अब कैलकुलेट करके मुझे ऐड करना है। मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि यूनिट पे यदि 5 है तो यूनिट डिजिट नहीं निकाल पाती, यदि 5 है तो 5 का डबल कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 10। नीचे भी डबल कर लोगे क्या हो जाएगा? 6। फिर आप यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। यहाँ 10 हो जाएगा तो 7 8 56 6 आएगा, और 6 से 6 चौके 24, 4 से भाग करोगे तो 4 बार 4 7 11, तो यूनिट पे आपको मिल जाएगा। तो होपफुली आप समझ पाएंगे, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप रेशियो पे कर सकते हो। दूसरा ये होता कि आप रेट निकालते, दूसरा ये होता कि आप रेट निकालते। मैं दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ, जिससे ज़्यादा इजी पड़ेगा हम उससे कर लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा कि हम क्या करते? रेट निकालते। हमें दिख रहा है कि 84 रुपीज़ जो है वो कितना हुआ? 121.8, ठीक है। तो 84 कितना बड़ा है? 16 और 21, तो 16 और 21 कितना होगा? 37.8 बड़ा है। 37.8 84 का कितना परसेंट है? ये मेरी रेट आएगी, और साथ में मुझे ये 3 साल का है तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 ईयर का है, 1 साल का निकालना है, तो ये मेरी रेट आएगी। तो देखो बात वही है कि कैलकुलेशन यहाँ भी करना है। ये रेट आ रही होगी आपकी, इसको डिवाइड करोगे 3 चौके 12, 2 3 8 24 और 1 कितना होगा? 25, ठीक है। ये आ रहा है 252। इससे डिवाइड करोगे, दिख रहा है किसी से डिवाइड हो रहा है क्या? 2 से ये 2 बार और ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा। अब देखो ये 2 बार डिवाइड होगा, यदि आप डिवाइड करोगे तो 2 से 2 एकम 2, तो 2 4 2 6 12, मतलब 126 से ये 2 बार और 126 से ये 3 बार, तो ये डिवाइड हो जा रहा है। तो वही मैंने आपको बोला कि ये 2 बार डिवाइड हो गया, और ये कितने बार डिवाइड हो गया? 3 बार। पॉइंट है तो पॉइंट तो यहाँ से हट गया। अब 30 को 2 से भाग करोगे तो रेट कितनी आ जाएगी? 15। रेट 15 आएगी। अब 15% रेट से आप यहाँ इंटरेस्ट निकालोगे। तो बात देखो, कैलकुलेशन दोनों जगह से होना है। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, यहाँ से रेट आ गई 15%। 15% से 5 सालों में कितना मिलेगा? 75%। तो 97 का 75% तो इंटरेस्ट है, अमाउंट चाहिए है तो 175%। 175% निकालना पड़ेगा, मतलब 7/4। कितना निकालना पड़ेगा? 7/4। अब आपको पता है कि 4 से भाग करेंगे तो 0.25 आ रहा होगा, ठीक है। तो भाग कर लेना, फिर आप उसको, वो आंसर हो जाएगा जो भी आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। सेकंड तरीके से भी आप कर सकते हो, फर्स्ट से भी। ये कैलकुलेशन आपको कैसे न कैसे स्पीड बढ़ा के करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3200 बिकम 5312 at certain rate of interest in 6 years if rate of interest would be 7.5% more। देखो यहाँ पे 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा है, ना कि वृद्धि हुई है, बस 7.5% मोर है, मतलब पहले वाली रेट से 7.5% ज़्यादा है। देन फाइंड द न्यू अमाउंट। अब देखो इस क्वेश्चन को समझना, लॉजिकली सुनना। मैं आपसे बोलूँ कि आप
100 का आपको मान लो प्रिंसिपल जो है 500 है, रेट आपकी 5% है, टाइम 2 ईयर है। 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, तो आप बोलोगे 5% से 2 सालों में 10%, 100 500 का 10% आएगा 50, कितना आएगा 50 आएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि यदि रेट आपकी 2% ज़्यादा हो, रेट आपकी 2% ज़्यादा हो तो नया इंटरेस्ट बताओ, तो आप बोलोगे रेट हमारी 2% ज़्यादा है तो रेट कितनी होगी 7%, टाइम तो 2 साल ही है, तो अभी टोटल मुझे कितना मिलेगा 14%। 14% जो आएगा इसका 14% निकालेंगे तो 70 रुपये आएगा, तो मेरा इंटरेस्ट ये हो गया। ठीक है, आपने क्या किया 5% को 2% बढ़ाया। अब देखो कोई बच्चा यदि होशियार है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, तो वो ये बोलेगा सर आप ये कह रहे हैं कि 2% ज़्यादा निकालना है, हम पहले से 5% निकाल ही चुके हैं, यदि मुझे रेट 2% बढ़ानी है तो 1 साल में 2%, तो 2 सालों में 4%, मतलब अब मुझे 4% ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। और यदि मैं 500 का 4% निकालूंगा तो 20 आएगा, और 50 में 20 जोड़ दूंगा तो 70 हो जाएगा। बात समझ रहे, मतलब मुझे इस नई रेट की जरूरत नहीं थी, मुझे बस ये जरूरत थी कि रेट आपने 2% बढ़ाई है ना, तो मैं जितना बढ़ाया है उतना निकाल के ऐड कर दूं। बात समझ रहे हैं, तो यहां पे आपको पिछले रेट गिवन है तो आपने तो चलो जोड़ लिया, मान लो ये रेट गिवन नहीं होती तो पहले आप रेट निकाल देना। तो यहां जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन को ध्यान से यदि आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3200 रुपीज बिकम दिस एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 6 ईयर, मतलब आपको कह रहा है कि 3200 रुपए की राशि इतने रुपए हो जाती है किसी दर से, 7.5% दर यदि अधिक है तो नया मिश्र धन क्या होगा। तो एक तो यह कि आप पहले वो रेट निकालो, आपको पता है कि 3200 रुपए पे किसी एक रेट से 6 सालों में हमें कुछ इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है, कुछ इंटरेस्ट ऑलरेडी मिल चुका है, और उस इंटरेस्ट के साथ हमारा अमाउंट मिश्र धन ये है। अब मेरी ये जो रेट है 7.5% अधिक है, तो एक तरीका तो ये कि भाई आप पहले ये रेट निकालो और फिर आप इस रेट को 7.5% बढ़ाओ, लेकिन रेट की जरूरत है क्या, हमें बस ये बताना है कि हमारा नया मिश्र धन क्या होगा। तो भैया 7.5% ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, अब बस उस 7.5% की वैल्यू निकाल दो, बस टाइम ध्यान रखना। तो आपको पता है कि 6 सालों में, तो हर एक साल में मेरी रेट 7.5% ज्यादा है, मतलब हर एक साल मुझे 7.5% ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो 6 सालों में 6 7 42 और 6 पंचे 30, मतलब 45% ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले जो मुझे इंटरेस्ट मिला था अब उसमें 45% और ऐड कर दूंगा। होपफुली मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी से भी बता दिया, यहाँ भी समझा दिया। तो आपको जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको जैसे ही क्वेश्चन कभी ये दिख रहा है कि आपको एक कोई प्रिंसिपल मूलधन और मिश्रधन दिया है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपकी रेट जो है कुछ बढ़ जा रही है या कुछ घट जा रही है, जो नई रेट है पहले से कुछ परसेंट ज़्यादा है या कुछ परसेंट कम है, नया इंटरेस्ट बताओ, तो वो जितना परसेंट बढ़ा या घटा रहा है ना उतना परसेंट निकाल के बस जोड़ दो या माइनस कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो या ऐड कर दो, बढ़ा रहा तो ऐड कर दोगे। तो आपको पता है कि 7.5% रेट ज़्यादा है, तो 6 सालों में हमें कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है कि 45% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 3200 रुपए का 45% हमें और मिलेगा, हमें और ये इंटरेस्ट मिलेगा। पहले जो मिल रहा था इतना और मिलेगा और मिलेगा और मिलेगा। तो अब आप इसको क्या करोगे, इसको बस कैलकुलेट करके इसमें ऐड करोगे, आंसर हो गया। तो 45 दूनी 90, 0 आएगा, 9 बचेगा। 45 दिया 135, 135 और 9 144। ठीक है, तो 1440 रुपए मुझे और इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब मैं 5312 में जब 1440 ऐड करूंगा तो मुझे पता है कि ये 6752 रुपए हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। तो आपको देखो केवल 3200 का 45% निकालना था, पिछली रेट नहीं निकालनी है। कुछ स्टूडेंट पिछली रेट निकालने जाएंगे कि पहले 3200 प्रिंसिपल है, अमाउंट ये है, तो रेट क्या थी, फिर उस रेट में आप नई रेट बढ़ाओगे फिर निकालोगे, वो पेपर खत्म हो जाएगा उसी क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखो, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी समझाया था। क्या है, गिर रहे हो?
चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करो जल्दी से, ट्राई कर सकते हो, आप बताओ कि क्या आंसर आएगा। कह रहा है 8800 बिकम 12,000 एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 4 ईयर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3% मोर देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर। देखो 3% ज़्यादा है। अब आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में टाइम चेंज हो गया, तो कोई देखो टेंशन मत लो, हमें यहाँ भी लॉजिकली सोचना है, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो आप मुझे ये बताओ कि पहले आप देखो आपको 8800 रुपीज़ कितना हुआ, 12,000 रुपये हुआ। तो आप पहले ये सोच लो कि आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो इंटरेस्ट आपको पहले जो मिल रहा था 3200 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा था। पहले कितना इंटरेस्ट मिल रहा था, 3200 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा था 4 सालों में। 4 सालों में इंटरेस्ट कितना था, 3200 रुपये इंटरेस्ट था। ठीक है, हमें बताना है 7 सालों में। तो 4 सालों में यदि 3200 रुपये था तो 7 सालों में कितना मिलेगा, 4 अट्ठे 32, 8 7 56, मतलब मुझे 7 सालों में 5600 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा यदि मेरी रेट ना बदले तो। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि पहले 4 सालों में इंटरेस्ट कितना था, 4 वर्षों में 8800 रुपये इतना हुआ, तो इंटरेस्ट था 3200, 4 सालों में 7 सालों में 5600 रुपये मिलेगा। अब मेरी रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% ज़्यादा है, तो 3% मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और 3% 7 सालों तक, मतलब अब मुझे 21% और एक्स्ट्रा मिलेगा। बात समझ रहे हैं, मतलब 5600 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिलेगा पिछली वाली रेट से ही, लेकिन अब मेरी रेट 3% ज़्यादा, 3% 7 सालों में मतलब 21%, मतलब मुझे 21% और मिलेगा। तो ये मेरा इंटरेस्ट ही है। अब मुझे इस इंटरेस्ट में 8800 का 21% और मिलने वाला है। किसका, प्रिंसिपल का 21%, तो परसेंट मतलब नीचे जीरो तो कट जाएगा, तो ये इंटरेस्ट मुझे और मिलेगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 21 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे 8 से, तो कितना आ जाएगा 168, 21 अट्ठे 168, तो 8 आएगा, 16 बचेगा। फिर यहाँ 168, 168 में आपको 16 जोड़ना है, तो 16 जोड़ रहे होंगे, तो 8 6 14 और 8, तो ये मुझे इंटरेस्ट और मिलेगा। बात समझ रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट पिछली वाली रेट से था, 3% रेट ज़्यादा हुई तो ये और मिला। अब मतलब मुझे टोटल इतने रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। अब मेरे से क्या पूछा है, अमाउंट बताओ, मिश्र धन बताओ, तो ये मेरा इंटरेस्ट हो गया और साथ में मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऐड करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों में 8800 ऐड करूंगा तो ये मेरा आंसर आएगा। अब मुझे दिख रहा है कि इसको ऐड करूंगा तो यूनिट पे 8 आना है और 8 एक ही जगह है, किसी ऑप्शन में 8 है ही नहीं, तो 8 मेरा आंसर हो जाएगा। तो होपफुली समझ रहे हैं। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि रेट बढ़ जा रही है, घट जा रही है, तो आप जितना बढ़ा घटा है उतना निकाल के और जोड़ कर दो, उसमें और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं, करें क्वेश्चन को, पानी पी लें एक बार। ठीक है, क्वेश्चन को करिएगा। कह रहा है कि 1120 बिकम्स 1792 एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 8 ईयर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 4% लेस देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 10 ईयर। 4% लेस है। ठीक है, तो आपको पता है कि 1120 रुपये जो है वो 1792 हो गए एट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन 8 ईयर। तो 1120 रुपये 1792 हुए हैं। तो 1120 से 1792 कितना इंटरेस्ट मिला, तो 17 में से 11 घटाओगे तो 16 बचेगा, 600 बचेगा, 92 में से 20 घटाओगे तो 72, मतलब मुझे 672 इंटरेस्ट है। 672 इंटरेस्ट है 8 सालों का, तो 10 सालों का इंटरेस्ट निकाल देते हैं पहले तो। ठीक है, 672 8 सालों का है, 10 सालों का निकाल देते हैं। तो 672 को 8 से भाग करोगे और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 सालों का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, 8 अठियाँ 64, कितना बचेगा 3, 8 चौके 32, तो मुझे 10 साल में 840 इंटरेस्ट मिलता यदि मेरी पिछली रेट ही निकलती। मैं फिर से बता रहा हूँ, 8 सालों में ये प्रिंसिपल से इतना अमाउंट हो गया, तो इनका माइनस करोगे तो इंटरेस्ट आ गया, वो इंटरेस्ट आया 8 सालों का, 10 सालों का निकालना, ये निकल गया। अब कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 4% कम कर दी जाए, तो हर एक साल 4% कम करोगे तो 10 सालों में कितना परसेंट कम होगा, 40%, मतलब 40% कम इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। और 40% किसका,
1120 का, 40% किसका, 1120 का। तो 112 गुणित 4 हो जाएगा, 112 गुणित 4 मतलब 448। तो अब मुझे 448 रुपए कम इंटरेस्ट मिलेगा। पहले इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 840, लेकिन अब मुझे 448 कम मिलेगा। 448 कैसे निकाला, 4% एक साल में, 10 साल में 40%, इसका 40%, तो 40 से गुना करोगे, जीरो तो कट जाएंगे, 112 का 4 गुना 448, मुझे इंटरेस्ट कम मिलेगा। पहले 840 मिल रहा था, अब 448 कम मिलेगा। तो 840 में 440 घटाओगे 400 बचेगा, 392 रुपये मुझे इंटरेस्ट अब मिलेगा। मिश्र धन पूछा है, तो पहले मेरा प्रिंसिपल कितना था 1120, 1120 में से 392 को जोड़ दो, तो 392 को जोड़ रहे होंगे, तो आपका आंसर क्या बन जा रहा होगा, पहला ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा, पहला ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आप समझ लो, ध्यान से कोशिश कर लो, क्वेश्चन को एक से दूसरी बार तीसरी बार भी आप देख लिया करो। ग्रुप में आप पूछ भी सकते हैं, कोई डाउट आपको रह जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेंड डिपॉजिट ₹18,050 इन अ बैंक at a 7% per annum and ₹2150 in another bank at this % per annum. Find rate of interest for the whole sum. आपसे कह रहा है कि एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपये 7% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरे बैंक में 2150 रुपये 9% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किया। पूरी धनराशि के लिए ब्याज दर क्या होगी, ये आपको पूछा है। मतलब टोटल इंटरेस्ट आपको बताना है पूरी धनराशि के लिए। तो एक तरीका तो ये आपको एक ही साल का दिया है, तो आप दोनों जगह से 7% निकालो, 9% निकालो और जोड़ दो। दोनों जगह से 7% निकालो, 9% निकालो और क्या कर दो, आप जोड़ दो। जो इंटरेस्ट बनेगा उसको आप टोटल पे निकाल दो। जो इंटरेस्ट बनेगा उसको आप क्या करो, टोटल पे निकाल दो। तो टोटल पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। तो आप क्या करोगे कि 7% निकालो, इसका था 7% निकालना है, इसका 7% निकालते हैं। तो 7 पंचे 35 पॉइंट आएगा 3, 7 8 56 और 3 59, तो 9, 5 बचेगा, 7 7 और 5 12। इसका 7% ये होगा। इसका 9% निकालना है, तो 9 पंचे 45, 5 आएगा, बचेगा 4, 9 पंचे 9 एकम 9 और 4 13, 3 9 दूनी 18 और 1 19। तो इसको जोड़ लेंगे तो ये मेरा टोटल इंटरेस्ट बनेगा। टोटल इंटरेस्ट तो ये तो ज़ीरो हो गया, 9 और 4 13, 9 3 12 और 3 323 मेरा टोटल इंटरेस्ट हो गया। अब मुझे ये बताना है कि टोटल कितना परसेंट रेट है। क्वेश्चन में आपसे पूछा कि फाइंड द इंटरेस्ट रेट ऑन होल सम, तो टोटल पे तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 2150 यदि इसमें जोड़ेंगे तो 4000 हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा, 4000 हो जा रहा होगा। तो इसको डिवाइड करोगे, अब देख रहे हैं 4 से भाग करते हैं, 4 8 32, ठीक है, जीरो लगाएंगे। यदि 3 है तो आपको पता है कि 4 से भाग करते हैं 3 को तो 75 आता है और एक जीरो और बनेगा, तो 8.075%। क्या होगा, 8.075%। अब आप बताओ, मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्या करना है। क्वेश्चन ये है कि आपको कुछ पैसा आपने एक बैंक में जमा किया इस रेट से, कुछ दूसरे में इस रेट से, तो आपको ये बताना है कि आपका जो टोटल दर क्या है। टोटल दर का मतलब ये है कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो टोटल प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। तो टोटल इंटरेस्ट मतलब इसका 7% निकालो, इसका 9% निकालो, तो कुल ब्याज पता चल गया। अब वो कुल ब्याज कुल मूलधन का कितना परसेंट है, कुल ब्याज कुल मूलधन का कितना परसेंट है, वो हमें निकालना था। होपफुली समझ आया, कोई परेशानी किसी को नहीं होगी, सभी समझ पा रहे होंगे, इतना क्लियर है। ठीक है, अब आप इसको किसी और तरीके से भी कर सकते हो। तो देखो किसी और तरीके से क्या कर सकते थे कि बस इतना आप कर सकते हैं कि आप इन दोनों प्रिंसिपल वैल्यू को रेशियो में लिख के नंबर्स को छोटे कर लो। आप यदि इन दोनों वैल्यू को रेशियो में लिख के नंबर छोटे कर लेते हो, तो जैसे हम इन दोनों को रेशियो में लिखें, 1850 और 2150 को मैं रेशियो में लिख रहा हूं, तो आपको पता है कि जब मैं इसको रेशियो में लिखूंगा तो ये जीरो कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 7 35, 5 चौके 20, 5 तिया 15, तो इनका रेशियो आएगा 370 और 430। फिर आप 7% 9% उनका निकाल देना। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, बाकी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि 370 430 का भी तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें आंसर तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका ये होगा। तो इस क्वेश्चन को सीधा सीधा हमें करना था, टोटल इंटरेस्ट निकाला हमने, टोटल इंटरेस्ट निकाल दिया, तो ये क्या निकाला हमने, इसका 7%। अब इसका 7% मन में निकाल सकते हो, 7 से मल्टीप्लाई ही तो करना था। इसका 9% मन में निकाला जा सकता है, ये टोटल इंटरेस्ट बनेगा। ये टोटल इंटरेस्ट जो है
323 रुपए टोटल प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल दोनों को जोड़ने पे आ गया, उसका कितना परसेंट है वो टोटल रेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बढ़िया बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़िएगा अच्छे से और आंसर दीजिएगा। चलो काफ़ी क्वेश्चन हो गए, वैसे 61 हो गए, ठीक है, सेकंड क्लास है, इसको भी थोड़ा सा बढ़ा ही रख लेते हैं सेशन को ना, चलो चलने देते हैं। आप इसको 2 पार्ट में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इसको 2 पार्ट में देख सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कर ही देता हूँ आपको, और आप इसको 2 पार्ट में देख सकते हो। कह रहा है अराउंड 2000 रुपये अपने 2 दोस्तों से को उधार देता है, वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर देता है। अरुण अपनी कुल राशि पर 10% लाभ चाहता है, यदि उसे दूसरे शेष राशि, देश नहीं लिखा यहाँ, शेष लिखा है, हाँ, शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पे देना चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। अरुण लेंड्स 20,000 to 2 of his friends. He gave 12,000 to the first at 8% per annum simple interest. Arun wants to make a profit of 10% on the whole. The simple interest rate at which he should lend the remaining sum of money to second friend is. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप इसको यदि एलिगेशन से करोगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा। एलिगेशन हमने पढ़ा है प्रॉफिट लॉस में, मैंने आपको एलिगेशन पे क्वेश्चन कराए थे, तो यहाँ पे भी हम एलिगेशन पे क्वेश्चन करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। कोई भी क्वेश्चन जब भी आपके पास ऐसा हो कि आपके पास एक कोई प्रिंसिपल वैल्यू है, आप इस प्रिंसिपल वैल्यू को 2 अलग अलग हिस्सों में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों पे आपको रेट दी हो, दोनों पे हिस्सों पे क्या रेट है, और दोनों पे जो हिस्सों पे टोटल इंटरेस्ट मिला उस टोटल इंटरेस्ट पे क्या रेट है, तो वहां हम एलिगेशन लगा सकते हैं, ओवरऑल रेट पे एलिगेशन लगा सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट पे जब मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे अमाउंट का रेशियो, मुझे प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जब मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे मूलधन का अनुपात मिलेगा, मुझे प्रिंसिपल का रेशियो मिल जाएगा, ठीक है, मुझे रेशियो किसका मिलेगा, प्रिंसिपल का मिलेगा। तो यहाँ मैं एलिगेशन से लगा सकते हैं, एलिगेशन से इस क्वेश्चन को करके बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के पास आपको दिया हुआ है कि 20,000 रुपये हैं, तो आपको पता है कि अरुण ने अपने पहले दोस्त को किस रेट से दिया, 8% से, दूसरे को किस रेट से दिया पता नहीं है, ओवरऑल वो कितना चाह रहा है, 10% चाह रहा है, ओवरऑल 10% चाह रहा है। तो यहाँ जब मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे उनके प्रिंसिपल का मूलधन का रेशियो मिलेगा। मुझे पता है कि पहले वाले को 12,000 दिया है, टोटल 20,000 है, तो दूसरे वाले को 8,000 मिलेगा। पहले वाले को 12,000, दूसरे वाले को 8,000, तो 12,000 और 8,000 का जब मैं रेशियो लिखूंगा तो 3 और 2 आएगा। ये लिख सकते हो रेशियो 12,000 और 8,000 का, कम से कम विदाउट पेन पेपर लिख पाओगे, पक्का विश्वास है अपने ऊपर। तो 12,000 8,000 का रेशियो लिख लिया। अब इनका डिफरेंस कितना है, 2 है, तो इस 2 यूनिट की वैल्यू यदि 2 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी। अब इस सेंटर वाली वैल्यू किसी एक से छोटी होती, किसी एक से बड़ी, तो 8 से बड़ी तो इससे छोटी होगी। तो यहाँ 10 में से 8 माइनस किया तो 2 आया, यहाँ 10 और 3 को जोड़ोगे तो यहाँ कितना आएगा, 13 आएगा, तभी तो 13 में से 10 माइनस होगा, तो कितना आ रहा होगा, 13% आएगा। कितना आएगा, 13% आएगा। एलिगेशन मैंने आपको पढ़ाया था, एलिगेशन में क्या होता है, वेटेड एवरेज का कोई भी क्वेश्चन है उसको एलिगेशन से करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि कभी भी आपको यदि ऐसा कोई क्वेश्चन है कि कोई एक प्रिंसिपल वैल्यू है, उसको 2 अलग अलग हिस्सों में आपने अलग अलग रेट पे लगाया है और ओवरऑल रेट दी है, तो यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन में हम क्या करते हैं कि माइनस करते हैं क्रॉस में, और ये जो सेंटर वाली वैल्यू आती किसी एक से छोटी होती है। मान लो यदि ये R1 से छोटी है तो R3 में से आप R1 को माइनस करोगे, तो ये पक्का है फिर कि R2 से छोटी होगी, तो R2 में से फिर हम R3 को माइनस कर रहे होंगे, और माइनस करने पे ये जो वैल्यू आती हैं इनका जब मैं रेशियो लिखता हूं तो ये रेशियो मुझे हमेशा यहाँ किसका रेशियो मिलेगा, ये प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा। ये ओवरऑल वैल्यू जो है वो किसी एक से छोटी होगी, किसी दूसरे से क्या होगी, बड़ी होगी। ये एलिगेशन में हमेशा होता है, और ये अनुपात आएगा, अनुपात कितना आएगा, प्रिंसिपल का आएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई है, तो यहाँ मिल गया। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में भी ऐसा आप बनाने को यदि कहो तो बना सकते थे कि आपको पता है दोनों पे रेट क्या है, ओवरऑल रेट आपसे पूछी थी, तो इस क्वेश्चन को भी आप बनाने को बना सकते थे, लेकिन यहाँ भी रेशियो लिखना पड़ेगा। ओवरऑल रेट हमें यहाँ पता नहीं है, तो ओवरऑल हमें रेट निकालनी है, तो वो भी खैर निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन यहाँ भी कैलकुलेटिव होगा तो ये ज़्यादा आसान तरीका यहाँ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है A person invest 1/4 of the sum of rupees 25,000 at a certain rate of simple interest and the rest at 4%
हायर रेट इफ द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर 2 ईयर इज रुपीज दिस, व्हाट इज द रेट ऑफ एट विच द सेकंड सम वाज इन्वेस्टेड। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। एक व्यक्ति 25,000 रुपए की राशि के 1/4 भाग को साधारण ब्याज की निश्चित दर पर और शेष राशि को 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है। ये 2 वर्षों के लिए कुल 4,125 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश की गई दूसरी राशि का ब्याज दर क्या है? देखो यहाँ समझो ध्यान से कि आपको पता है कि आपको टोटल पता है कि 4,125 रुपये है, टोटल पता है 4,125 रुपये है। 2 वर्षों के लिए टोटल इंटरेस्ट पता है। तो देखो पहला तरीका कि भाई पहले तो आप ये निकालो कि टोटल हमें कितना इंटरेस्ट मिला। तो 4,125 जो है वो किस पे मिला है? 25,000 पर। किस पे मिला है? 25,000 पर। तो ये कितना परसेंट है? और इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 सालों का है। हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। हम क्या निकाल रहे हैं कि हमें टोटल कितना इंटरेस्ट मिला, टोटल इंटरेस्ट मिला कितना, वो हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से हम निकालोगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ये 0 कट रहे हैं, 2 0 कटेंगे, 25 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि 1/4 भाग को दिया था 4% ज़्यादा रेट पे है और ये आपको टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल जाएगी। टोटल पता चल जाएगा कि 2 वर्षों के लिए कुल ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश की गई दूसरी राशि की ब्याज दर क्या थी? होपफुली समझ रहे हैं। अब एक तरीका तो ये हुआ। अब एक दूसरा तरीका हुआ कि सर हम इसको एलिगेशन से नहीं बना सकते क्या? बना सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ अप्रोच समझना एलिगेशन में। देखो इस चीज़ को बहुत अच्छे से सुनना, इस लॉजिक को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में एक क्लास में बॉयज़ का एवरेज है 30, गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो है 25 और क्लास का एवरेज वेट है 27। तो मैं 30 माइनस 27 करूँगा 3 आएगा, 27 माइनस 25 करूँगा 2 आएगा, ठीक है। ये मेरे पास रेशियो आ गया। एलिगेशन ये होता है, मान लो क्वेश्चन में आपको एक क्लास में गर्ल्स बॉयज़ का एवरेज वेट दिया था, तो आपको जब उनके एवरेज वेट पर औसत वजन पे एलिगेशन लगाओगे तो ये आपको लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात पता चल जाएगा कि क्लास में लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात है कितना। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, मैंने अभी आपको समझाया था, मैं फिर से इसलिए समझा रहा हूँ कि जो सेंटर वाली वैल्यू होती है किसी एक से छोटी होती, किसी दूसरे से क्या होती, बड़ी होती है। ये पक्की बात है कि ऐसा होगा ही होगा। मतलब यदि मुझे सपोज सेंटर वाली वैल्यू पता है और मुझे ये पता है कि यहाँ जो डिफरेंस है 2 है, यहाँ जो डिफरेंस है 3 है, तो ये पता है कि ये एक वैल्यू से छोटी है, एक वैल्यू से बड़ी है। मतलब एक वाली वैल्यू यहाँ पे कंफर्म है कि ये आएगी 30 और ये कितनी आ रही होगी आपकी 25 आ रही होगी। ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ आपका होगा, यही लॉजिक बनेगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो इस क्वेश्चन को हम इसी से आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि जब आप रेट पे एलिगेशन लगाओगे, रेट पे एलिगेशन लगाओगे तो आपको जो रेशियो मिलेगा वो रेशियो किसका मिलेगा? प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा। रेशियो किसका मिलेगा? आपको प्रिंसिपल का रेशियो मिलेगा। मैंने ये बात आपको समझाई थी। तो आपको पता है कि एक व्यक्ति 25,000 रुपए की राशि के 1/4 भाग को 1/4 को साधारण ब्याज की निश्चित दर पर निवेश करता है। मतलब यहां जो पहली जो रेट है इस पे मैंने 1/4 लगाया, तो बाकी मैंने 3/4 यहां लगाया होगा। तो मैं यदि दोनों जगह से प्रिंसिपल का रेशियो देखूं तो प्रिंसिपल का रेशियो मुझे 1:3 मिल गया। दोनों जगह से मुझे प्रिंसिपल का जो रेशियो मिला, प्रिंसिपल का रेशियो मेरा कितना मिल गया? 1:3 मेरे प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा। अब मुझे पता है कि राशि को 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है। एक राशि को 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश करता है, ठीक है। मतलब मुझे दोनों रेट का डिफरेंस पता है कि कितना है? 4 है। दोनों रेट का डिफरेंस पता है कि डिफरेंस जो है वो कितना है? 4 है। अब मैं यदि ओवरऑल रेट निकाल दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने पहले ओवरऑल रेट निकालना ही आपको बताया था कि पहले ओवरऑल रेट निकालो। अब मान लो सपोज मैं एग्जांपल में बता दे रहा हूं कि यदि मान लो मेरी ओवरऑल रेट ये 10 है, सपोज ओवरऑल रेट 10 आ गई, यहां 3 है, यहां 1 है, तो कोई एक वैल्यू मेरी ज़्यादा होगी, कोई एक वैल्यू कम होगी। तो ये वैल्यू मेरी 10 और 3 13 हो सकती है,
तो ये वैल्यू मेरी 10 में से 1 घटाओगे तो क्या हो सकती है, 9 हो सकती है। और इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, मुझे 4 आ रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है 10 - 3 ये 7 हो सकती है, और 10 और 1 क्या हो सकती है, 11। ये दोनों पॉसिबिलिटी है, ये दोनों ही हो सकता है। ऑप्शन के थ्रू हम उसको चेक कर लेंगे, बात समझ रहे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हमें ओवरऑल रेट निकालनी। मैंने ये आपको इसलिए देर में बस ये समझाया कि भाई ये क्वेश्चन में आप अप्रोच क्या यूज करोगे। तो पहले तो हमें ओवरऑल रेट निकालनी है। तो ओवरऑल रेट हम निकालते हैं। तो 25,000 रुपए की कितनी राशि होगी, 4,125। तो 4,125 को भाग करेंगे 25,000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और इसको भाग करना होगा हमें 2 से। भाग 2 से क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 साल का है। तो आपको दिख रहा है कि 2 0 तो कट गए, 25 दूनी 50, नीचे 5 आ जाएगा, 2 0 और आएंगे। 5 से भाग जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 25, और नीचे 2 0 थे, मतलब 8.25। तो मेरी जो ओवरऑल रेट है वो 8.25% आ गई। ओवरऑल रेट 8.25% आ गई। अब पहले पार्ट पे रेट R1 है, दूसरे पे R2 है। ओवरऑल रेट मेरी 8.25% है। क्या है, 8.25% है। और आपको पता है कि इनका जो रेशियो है वो प्रिंसिपल का रेशियो कितना है, 1:3। पहले पे एक हिस्सा लगाया 1/4, तो दूसरे पे 3/4 लगाओगे। पहले पे 1/4 लगाया था, दूसरे पे 3/4 लगाओगे, तो प्रिंसिपल का रेशियो 1:3 आ गया। अभी मुझे पता है क्वेश्चन कह रहा था कि साधारण ब्याज की दर से शेष राशि को 4% प्रति वर्ष की उच्च दर पर निवेश किया है। आपको पता है कि जो सेकंड हमने वैल्यू है, वो सेकंड जो हमारी वैल्यू है उसको हमने 4% ज्यादा रेट पर निवेश किया। क्वेश्चन में लिखा है कि इफ एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड द रेस्ट एट 4% हाइयर रेट। आपको पता है कि पहला जो हमारा 1/4 हिस्सा है, जो नेक्स्ट 3/4 हिस्सा है, ये इससे 4% ज्यादा है। ये वाली रेट इससे 4% ज्यादा है। मुझे ये बताओ, ये वैल्यू किसी एक से छोटी होती है, किसी दूसरे से बड़ी होती है। तो इन दोनों में यदि ये बड़ी वैल्यू है, R2 बड़ी वैल्यू है, तो ये कंफर्म है कि ये इससे छोटी होगी और इससे बड़ी होगी। इससे क्या होगी, छोटी होकर इससे बड़ी होगी। तो R2 जो है वो 8.5 से बड़ा है। अब ये वैल्यू आपकी 1 है, ये वैल्यू आपकी 3 है। R2 8.525 से बड़ा है, तो 8.25 में 1 जोड़ोगे तो R2 आपका 9.25 आएगा। मतलब ये वाली जो रेट है ये क्या आएगी, 9.25 आएगी। और यहां 3 माइनस करोगे तो ये 5.25 आएगी। तो एक रेट आपकी 9.25 होगी और एक रेट आपकी क्या होगी, 5.25 होगी। तो यहाँ एलिगेशन का बहुत अच्छा यूज है, एलिगेशन हमें समझ आना चाहिए था। तो सेकंड रेट आपसे पूछा था, तो 9.25 आपका आंसर बन रहा है। मैं एक बार और एलिगेशन समझा रहा हूं, जल्दी से बता दे रहा हूं। ये एलिगेशन का लॉजिक था, मैंने आपको बताया था। अब देखो एलिगेशन में क्या होता है कि कभी भी आपको इनका जो डिफरेंस दिया हो, मान लो आप बोलो, अभी किसी को कंफ्यूजन होगा कि सर ये तो हमें रेशियो दिया था। आप ध्यान से देखो इनका डिफरेंस कितना है, 5 है या नहीं है। इनका डिफरेंस क्या है, 5 है। और इनका जो रेशियो आया, रेशियो का टोटल भी कितना है, 5 है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, हम एलिगेशन पढ़ेंगे जब डिटेल से, तो और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। यदि किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसको और अच्छे से समझ आ रहा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई टेंशन मत लो। आपको मैंने बोला कि क्लास में बॉयज का एवरेज 30 है, गर्ल्स का एवरेज 22 है, और क्लास में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 1:4 है। ओवरऑल रेशियो बताओ। मैंने ओवरऑल रेशियो आपको नहीं दिया, ओवरऑल वेटेज आपको नहीं दिया। अब आपको पता है कि ओवरऑल वैल्यू जो किसी एक से छोटी किसी एक से बड़ी होनी है। तो मुझे ये बताओ, ये देख के नहीं सोच सकते कि पक्की बात है 30 से छोटी होगी और 22 से बड़ी होगी, ये तो होना ही है। लेकिन मुझे ये वैल्यू नहीं पता, मुझे ये रेशियो पता है। तो जब को आपको ओवरऑल निकालना है ना, तो आप क्या करो, जो इनका डिफरेंस है ना, कितना डिफरेंस है, 8, उसको इस रेशियो में बांट दो, उसको इस रेशियो में बांट दो। अभी हम समझा रहे हैं, तो समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान कर लेता हूँ और नंबर थोड़े से इजी रखता हूँ। मान लो ये रेशियो मेरा 1:3 था, तो 8 को जब मैं 1 और 3 में बांटूंगा तो टोटल कितने हिस्से करूंगा, 4। तो 4 बराबर 8 है, तो 1 बराबर 2 होगा, और 3 बराबर क्या होगा, 6 होगा। 3 बराबर क्या होगा, 6। अब मेरी जो सेंटर की वैल्यू है वो 30 से छोटी होनी है और 22 से क्या होनी, बड़ी। तो 30 से छोटी होनी है, तो 30 में से क्या घटाऊं कि 6 आ जाए, तो 30 में से 6 घटा दो, ये 24 आएगा।
मतलब 30 माइनस 6 24 आ गया, 24 माइनस 22 2 आ गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो जब भी सेंटर वाली वैल्यू निकालनी है तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे की है। मुझे इनका डिफरेंस पता था कि कितना है, 4 यूनिट। 4 यूनिट को जब मैं 1 और 3 में बांटूंगा तो 1 और 3 कितना होगा, टोटल 4 यूनिट होगा। 4 यूनिट बराबर 4 है, मतलब 1 यूनिट बराबर 1 आएगा। तो ये 1 और ये 3 आ गया। ठीक। तो आप बोलो कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत लेंदी हो गया। देखिए लेंदी नहीं है, मैंने एक एक चीज़ समझाई है, आपको हर एक पॉइंट बता रहा हूं, इसलिए लेंदी लग रहा है। अब आपको समझ आ गया। आपको यदि मान लो पढ़ा हुआ है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो आपको पता है क्या करना है। आपको पहले तो ओवरऑल रेट निकालनी है। आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आप ओवरऑल रेट निकालोगे तो आप 4125 को डिवाइड किससे कर रहे होंगे, 25,000 से, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे, और यहां 100 से मल्टीप्लाई। अब आपको दिख रहा है कि ओवरऑल रेट यहां से मुझे मिल जाएगी। ठीक है, 25 दूनी 50, तो 5 से भाग करते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 55 25, और पॉइंट के आएगा। तो ओवरऑल रेट मेरी 8.25 आ गई। अब मुझे ये जो 2 रेट हैं, ये 2 रेट नहीं पता कि ये रेट और ये रेट क्या है। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये रेशियो 1 और 3 है, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 है। ये मुझे डिफरेंस पता है कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 है। तो 4 को 1 3 में बांटूंगा तो ये 3 आएगा और ये 1 आएगा। अब ये वाली वैल्यू पता है कि ये वाली रेट इससे ज्यादा है, मतलब ये वाली रेट इस रेट से बड़ी है, तो ये जो ओवरऑल रेट है वो इससे छोटा होगा। तो एक ऐसे नंबर जिसमें से 8.25 को घटाने पे 1 आ रहा है, तो 8.25 को 1 से जोड़ दो तो ये 9.25 आ जाएगा। तो ये आपकी रेट मिल गई। तो होपफुली देखो, आपको करना केवल इतना है जो सामने आपके लिखा है, और ये कैलकुलेशन बहुत कम है, बहुत आसान है। तो मैंने आपको एलिगेशन भी समझाया, वो चीज़ आपको 2-3 बार बताई, तो डिटेल में बता दिया। ठीक है।